2015 में आईआईटी दिल्ली से निकलने के बाद जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था ना, पहला जो 1 साल में फेल हो गया, फिर मैंने दूसरा शुरू किया, वो फेल हो गया, फिर मैंने फाइनली थर्ड शुरू किया जिसमें भी मुझे 3 साल लग गए 2020 तक। तब जाके मेरा स्टार्टअप थोड़ा सक्सेसफुल होना शुरू हुआ और आज मैं 6 साल से वही स्टार्टअप रन कर रहा हूँ जिसका नाम है इजी लीड्स। बट जब मैं ये कर रहा था ना, मेरे पास गाइड नहीं थे मेरे को सिखाने के लिए कि बिजनेस में क्या क्या गलतियां कर सकते हो आप, उसमें क्या क्या चीजें बेटर की जा सकती हैं। तो जब भी मैं किसी फाउंडर के साथ मिलता हूँ ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि वहां उनसे एक तो मैं अपनी पुरानी स्टोरी और पुरानी बातों को करके एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग ले पाता हूँ और दूसरा मैं वो कॉन्वर्सेशन कर पाता हूँ जो मैं चाहता उस टाइम पे शायद मैं किसी के साथ कर पाता। इसीलिए आज मैंने बुलाया गोविंद राम चौधरी सर को, अनमोल बिस्किट्स के, अनमोल इंडस्ट्रीज के, और आज की डेट में इनकी कंपनी 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है साल भर में। अगर मैं बिस्किट इंडस्ट्री की बात करूं ना तो टॉप प्लेयर 33% करता है और इनका मार्केट शेयर इस टाइम पे 5% है, तो ये चौथे नंबर पे है पूरे इंडिया में और डोमेस्टिक भी सेल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं इनको बुला के ये जानना चाहता था कि कंजम्पशन जो है इंडिया में इस टाइम पे फूड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा है और ग्रो होती जा रही है और फूड ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कभी भी रिसेशन आता नहीं है। आप हर कैटेगरी में देख लो कि रिसेशन आएगा, बट खाने की चीज पे ना कभी भी रोक नहीं लगती, वो ग्रो ही होती है हर साल। तो मेरे को था कि क्या उनसे हम ऐसा कुछ सीख पाए कि फूड इंडस्ट्री में, एफएमसीजी कैटेगरी में कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो किसी एंटरप्रेन्योर को समझनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में ना करे, भले वो फूड में हो या ना भी हो। क्या ऐसी चीजें हैं जो फाउंडर बेटर कर सकते हैं या एक फ्रीलांसर और फॉर दैट मैटर एनीबडी हु इज वर्किंग इन देयर करियर कैन डू बेटर इन देयर लाइफ। इसीलिए मैंने इनको बुलाया और इनसे समझने की कोशिश की कि अगर एक फूड बिजनेस बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं जो आने वाले 5 साल में 10 साल में हो सकती हैं, और मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ मार्केटिंग कैसे करते हैं ये अपने बिजनेस को। ये सारी चीजें मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एपिसोड को करने का इनके साथ, कि क्या मैं ऐसी लर्निंग्स लेके आ सकता हूं जिससे जो भी इस एपिसोड को देखे वो टॉप 1% में आ सके अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो और सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहते हो, इस कैटेगरी में वैसे ही क्यूरियस हो, या वो जेन्युइनली एक एंटरप्रेन्योर हैं जो इस टाइम पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या तो रन कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। गोविंद जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो पहले तो सर मुझे ये बताओ कि अनमोल बिस्किट्स शुरू कैसे हुआ, उस पे बात करनी है थोड़ी सी। ये अनमोल बिस्कुट शुरू मेरे फादर ने किया था। फादर बहुत ज़्यादा मेहनती थे और नया नया बिजनेस में उनको काफ़ी अच्छी पकड़ थी, मैं कह सकता हूँ। कब किया था शुरू ये बिजनेस अनमोल बिस्किट तो 94 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कोलकाता में। बट उसके पहले उन्होंने 1982 में दूसरे ब्रांड के नाम से एक बिस्कुट चालू किया था। बाद में वो बिस्कुट हमारे पार्टनर के पास चली गया था वो ब्रांड, और हमने 94 में अनमोल स्टार्ट कर लिया। तो वैसे देखेंगे तो हम बिस्किट का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली को अराउंड 35 ईयर्स हो गए हैं। अनमोल बिस्किट 94 से है तो इसको करीब 32 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। और ये बिस्किट का आइडिया आपके फादर को कैसे आया? ये फादर उस समय नया बिजनेस खोज रहे थे, बहुत जोरों से मैं कह सकता हूँ, और उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, हर बिजनेस को ट्राई भी कर लेते थे। ऐसा नहीं खाली कागजों में चल रहा है, चलो जी इसको स्टार्ट कर लेते, फिर बंद भी कर देते थे उसको। तो बाई चांस कोई हमारे साथ एक पार्टनर जो हमारे जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था, वो किसी रिलेशंस के हिसाब से मैच कर गए हमें। उन्होंने बोला जो मुझे बनाना नहीं आता, बेचना आता अच्छे से। अच्छा। और मेरे फादर को बनाना आता था बिस्किट, कुछ भी हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट थे, कुछ भी बनवा लो उनसे। क्यों एक्सपर्ट थे? वो जॉब करी थी उन्होंने पहले कहीं पे ऐसी? उनके अंदर समझ लो क्या बोलूँ, बहुत बड़ी हिम्मत थी फैक्ट्री चलाने की। ओके। उन बिस्किट के पहले उनके पास एक्सपीरियंस फैक्ट्री चलाने का करीब 10 साल का था। खुद की फैक्ट्री चलाने का? हाँ, खुद की फैक्ट्री चलाने का। बट वो लाइन दूसरी थी, उस समय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में थे, और उन्होंने अपने दम पे फैक्ट्री बनाई भी, चलाई भी उसको, फिर छोड़ भी दी। ठीक है। तो जब छोड़ दी उस फैक्ट्री को, क्योंकि उसमें भी पार्टनर था कोई, जब फैक्ट्री छोड़ी तो फिर उनको लगा अब नया काम चाहिए मेरे को। तो उन्होंने 3-4 काम ट्राई किए और कुछ चले, कुछ बंद हो गए। फिर जब 82 में उनको एक बोलते ना, भगवान दो जन को मिला देता है, भगवान ने 2 जन को मिलाया। वो माल बेच रहे थे हमारे पार्टनर, हम नई नई फैक्ट्री लगा के माल बना के दे रहे थे उन्हें। अच्छा। तो इस तरह से सिलसिला चालू हो गया। तो आपने शुरुआत की फिर बिस्किट से? बिस्किट से। ठीक है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1990 से, और मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में कंप्लीट किया था कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेज से। और आपने सीधा अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया? हाँ। अच्छा। तो फादर का जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो जो फादर का सबसे फर्स्ट बिजनेस था आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक कोल्ड स्टोरेज था,
कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस में क्या होता है कि पोटैटो रखा जाता है वहाँ पे, रूरल में होता है ये, शहरों में नहीं होता ये कोल्ड स्टोरेज। जो किसान होते हैं वो अपना पोटैटो हमारे स्टोर में रखते थे, फिर जब सीजन बेचने का आता था उनको अच्छे पैसे मिलते थे तो निकाल लेते थे। तो एक तरह से रेंटेड बिजनेस था ये। तो वो मैंने 3-4 साल देखा, और उस बिजनेस से बोलते हैं ना कि रूरल इंडिया से जुड़ने का मौका मिला। तो आज मुझे पता है कि रूरल इंडिया क्या होता है। क्या होता है रूरल हाँ, क्योंकि 4-5 साल वहाँ लगाए हैं हमने। उस टाइम पे जो रूरल इंडिया था, हाँ, तब क्या था? उस टाइम थोड़ा ज़्यादा रूरल था, अब थोड़ा सा अर्बन का टच आया है। ज़्यादा कारण जब से रोड डेवलप हो गई है ना, तब से चीज़ें सब इम्प्रूव हो गई है। ओके। मतलब उन दिनों की बात करूं मैं, जब मैं देखता था 88 में स्टार्ट किया था मैंने उस बिज़नेस को देखने का, तो हमें ट्रेन से जाना पड़ता था, और ट्रेन के बाद हमें बस मिलती थी वहाँ जाने के लिए। रोड बहुत अच्छी नहीं थी, टाइम बहुत लगता था, ट्रेन में भी बहुत टाइम लग रहा है, बस में भी बहुत टाइम लग रहा है। मतलब जो ट्रैवल आज हम 1 घंटा में कर लेते थे, उसमें 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे। फिर मालूम पड़ा सेम डे आप रिटर्न नहीं हो सकते, आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, रुकने की फिर वो फैसिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं थी उधर में। फिर ऐसा नहीं कि आप फूड कहीं बाहर से मंगा के खा सकते हैं, या तो आप वहाँ किसी को बनवाओ। तो मालूम पड़ा कि स्टाफ जो अपना किचन में खुद के लिए खाना बना रहा है, उसी किचन से मैं भी खाना बनवा के खा रहा हूँ। तो कई सारी चीज़ चैलेंजेस थी उसमें। तो ठीक है, समय के हिसाब से आदमी एडजस्ट कर चैलेंजेस थे, बट आपने रूरल इंडिया के लोगों का माइंडसेट के बारे में क्या सीखा उस टाइम पे, कि लोग किस तरीके के सामान खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं? नहीं, उस समय हमने सामान खरीदने के एंगल से नहीं देखा, हाँ, लेकिन उनकी लाइफ के एंगल से देखा, कैसे रहते हैं। ठीक है। जैसे कई स्टाफ के घर पे मैं गया, अभी 1-2 लोगों की शादी के फंक्शन में भी मैं गया, तो वहाँ देखा कि किस तरह के लोग किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटी यूज़ करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी यूज़ नहीं करते हैं। और उससे आपके बिस्किट की सेल में क्या आपने देखा? नहीं, क्योंकि उस समय बिस्कुट का बिजनेस नहीं चालू हुआ कोल्ड था। स्टोरेज वाला था उस टाइम। हाँ, तो उस समय उस एंगल से हमने नहीं देखा। अच्छा। लेकिन आज यदि आप पूछ रहे हैं और मैं उसको यदि मन में सोच के बताता हूँ, हाँ, तो उस समय रूरल इंडिया में इतनी शॉप्स नहीं होती थी। मान लीजिए कोई एक विलेज है जिसमें 5,000 की पॉपुलेशन है, तो वो यदि बिस्किट खरीदना उसको, तो 10 किलोमीटर दूर जाके खरीद के लेके आएगा। फिर वो वहाँ उसको शॉप मिल जाएगी जो बड़ा शहर है। छोटे शहर में शॉप नहीं होती थी, छोटे गांव में शॉप नहीं होती थी। ये फ़र्क है। जाने का साधन साइकिल, या तो बस से जाएगा या साइकिल से जाएगा। अभी तो क्या हम अपनी मोटरसाइकिल ले आते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव हो गई है, अगर मैं ये बोलूँ। डिस्ट्रीब्यूशन तब इम्प्रूव हुई जब शॉप खुल गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया जब। मान लो शॉप नहीं खुलती तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या कर लेता। हाँ, वो तो जहाँ जहाँ शॉप है वहीं माल दे के आता। लेकिन लोगों के खरीदने के नजरिए में कुछ फर्क दिखा है तब और आज में रूरल में? देखिए, वो फ़र्क तो इनकम लेवल का फ़र्क है। पहली बात तो उस समय इतनी कमाई नहीं होती थी, तो लोग बाहर से पैकेज फूड कम खरीदते थे। रूरल की बात कर रहे हो? रूरल की बात कर रहा हूँ। वो घर का बना हुआ खा के काम चल जाता था उनको। बट अब चूंकि कमाई बढ़ गई है लोगों की, पैकेज फूड मिलने भी लग गए हैं, तो लोग पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा चलते हैं, रूरल में भी। बट रूरल में कमाई किस तरीके से बढ़ी है? क्योंकि अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो फार्मर इनकम क्या इतनी बढ़ गई है कि उनका माइंडसेट शिफ्ट हो गया है पैकेज्ड फूड में? क्या इतनी ग्रोथ दिखती है आपको रूरल में होती है? नहीं, फार्मिंग इनकम नहीं बढ़ी होगी, वो तो एक नेचुरली इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी होगी। करेक्ट। वो तो जो साल भर में 5-10% की ग्रोथ हो रही है वही हो रही है। हाँ। लेकिन पहले रूरल में हम देखते थे, यदि 5,000 की पॉपुलेशन है और 1,000 परिवार है मान लीजिए, तो हो सकता है 700 से 800 परिवार फार्मिंग पे चल रहे हैं। हाँ। बाकी लोगों के पास मिसलेनियस जॉब थी, सरकारी जॉब हो सकती है, या प्राइवेट में वहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज है या कोई इंडस्ट्री है तो उसमें वो काम कर रहा होता है। बट आज हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर में 50% ही रह गए हैं, बाकी एवेन्यूज़ खुल गए हैं। बाकी में स्कूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है, बैंक भी हो सकते हैं, माइग्रेशन भी हो सकती है, जो आसपास के शहरों में लोग जाके काम कर रहे हैं और वो रहते हैं लेकिन विलेज में। प्लस दुकानें खुल गई है तो दुकानों में काम करने के लिए लोग चाहिए। हाँ। अब दुकान चाहे फूड आइटम की हो, कपड़े की हो, या एग्रीकल्चर के इनपुट की हो, बहुत सारी चीज़ की हो सकती है। जो पहले दुकानें बड़े गांव में होती थी वो छोटे गांव में भी आ गई है। तो जो एम्प्लॉयमेंट हम यदि देखते हैं कि पहले फार्मिंग पे 80% लोग थे, अब 50% लोग हैं। अब जब 50% लोग नॉन फार्मिंग में चले गए तो उनकी तो इनकम बढ़ी है। करेक्ट। अब प्लस गवर्नमेंट ने भी जो सड़क वगैरह का जाल बिछाया है, हर घर बिजली, अब हर घर पानी, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है इसमें। ठीक है, मैं वापस आपकी फिर से जर्नी पे आता हूँ। हाँ।
आपने कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस से शिफ्ट कर गए आप बिस्किट्स पे, क्योंकि आपके फादर ने वो शुरू कर दिया, हाँ ठीक है। हाँ। और आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बिस्किट्स में क्या था जो आपने बनाया? फर्स्ट प्रोडक्ट उन दिनों में मीठे बिस्कुट ज़्यादा चलते थे, अच्छा, तो मीठे बिस्कुट में ग्लूकोज बिस्कुट सबसे आगे था। जैसे पार्ले जी का पार्ले एक जी का बिस्किट होता है, हाँ हाँ। ठीक है। और एक चूंकि ईस्टर्न इंडिया से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ मारी बिस्कुट लोग ज़्यादा खाते थे, तो एक ग्लूकोज एक मारी जो सबसे ज़्यादा बिकता था, तो हमने मारी से स्टार्ट किया था। और मारी से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि हमें लगा था ग्लूकोज कि से क्यों नहीं किया? हाँ, ग्लूकोज में थोड़ा कंपटीशन था पार्ले के साथ में, अच्छा मारी में कम कंपटीशन था, और उन दिनों पार्ले ईस्टर्न इंडिया में एग्रेसिव नहीं था। अच्छा, तो आपने सोचा कि ये अच्छा गैप है हाँ, जिसको हम पकड़ते हैं, इसमें पहले अपनी पकड़ बनाते हैं, फिर हम धीरे धीरे बाकी कैटेगरीज में जाएंगे। उस समय इतना सोचा नहीं जाता था। अच्छा उस समय तो बना लो सब बिक जाता है। हाँ 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 वो ऊपर भगवान सपोर्ट करता है हाँ, कि तुम अपना काम चालू करो, बाकी मैं देख लूंगा, बाकी हम संभाल लेंगे। हम हाँ संभाल लेंगे। हाँ ठीक है, तो आपने हाँ मैरी बिस्किट से शुरू किया। हाँ। पहले साल आपको याद है कितना आपका टर्नओवर हुआ था? नहीं, ये तो मुझे ध्यान नहीं कि, लेकिन जो पहला हमने प्लांट लगाया था वो बहुत छोटा प्लांट था। यदि मैं लेंथ में बताता हूँ तो 150 फुट का प्लांट, और वेट थी उसकी 1 मीटर की। अच्छा, बस 1 मीटर की? 1 मीटर अच्छा, की, ये पहला प्लांट था हमारा। और अब 1 यदि मीटर हम तो इतना देखते ही हैं, होता है बस। हाँ विड्थ इतनी रहती है, हाँ, 1 मीटर की। लंबाई थी 150। लंबाई 150। अच्छा, अब जो प्लांट आने लगे 100 मीटर का प्लांट होता है, Width। 300 फीट का होता है हाँ लंबाई में, और विड्थ अब 1 मीटर से 1.5 मीटर पे पहुंच गई है। अच्छा, तो समझ लो यदि हम कैपेसिटी की बात देखें तो 3 टाइम्स से कम का प्लांट लगता ही नहीं है सिंगल का। तो उस समय हमने वो छोटे प्लांट से स्टार्ट किया था, क्योंकि उन दिनों में साइज वही चलते थे, मशीन भी वही अवेलेबल थी मार्केट में। मैं उन दिनों चाहता कि मैं 1.5 मीटर का प्लांट लगा लूँ, नहीं मिलता था। अच्छा, तो हमने शुरू में लगाया था 150 मीटर, 150 फीट बाई 3.3 फीट। और ये स्पेसिफिकली बिस्किट के प्लांट की बात बिस्किट कर के रहे हो आप, प्लांट की क्योंकि बात। ऐसा तो प्लांट कितने भी साइज के हो सकते हैं। हाँ, वो अलग अलग लाइन के अलग हाँ, अलग है। मैं आपकी बिस्किट जो की बात मशीन्स कर हैं रहा उसका जो लेंथ था वो 1 मीटर के हूँ। 1 हिसाब से। मीटर का विड्थ था। अच्छा, समझ गया। बिस्किट में नॉर्मली यही रेंज रहती यही है, range 1-1.5 मीटर की। अच्छा, जैसा आप अब जो इतने सालों बाद भी अब 1.5 मीटर पे पहुंच गए हैं। हाँ, मैं एक्चुअली जो आपने मेरे को 1 मीटर बताया वो आप मशीन के साइज की बात कर, मशीन की साइज, मशीन के लेंथ और साइज की बात हाँ। कर रहे थे। प्लांट तो बड़ा होगा ना, फैक्ट्री साइज तो बड़ा होगा। फैक्ट्री साइज बड़ा हाँ, आप तो लेंथ ऑफ द लाइन की बात कर रहे लेंथ। हो। करेक्ट, ठीक है। इस लेंथ का आउटपुट कितना था? कितने इस लेंथ बिस्किट्स का मैं निकलते यदि थे? आज के हिसाब से आउटपुट कन्वर्ट करूँ उसका, हाँ, मैं टनेज में यदि बताता हूँ तो महीने के 500 टन, 500 टन। बिस्किट्स के नंबर में अगर हम बात करें तो इसी में 500 टन में कितने बिस्किट निकलते होंगे? नंबर भी निकालना पड़ेगा, बहुत नंबर हो। अच्छा, बट फिर भी अंदाजा अगर आप गेस लेना चाहो तो 1 टन में कितने निकलते हैं बिस्किट्स? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। थोड़ा रफ आइडिया चलेगा ताकि समझ व्यूअर्स लो समझ ना, पाए। आप समझ लो एक बिस्किट 6 ग्राम का होता है, अच्छा, तो 6 ग्राम के हिसाब से यदि हम 1 किलो की बात करते हैं तो कितने, 200 बिस्किट हो गए। हाँ, 200 से थोड़े कम 170 के आसपास हो गया। 170 के आसपास हो गए। तो 1 किलो में 170 बिस्किट हो गए। 170। हाँ, तो यही एक आप 1 टन में टन हम- करेंगे और 1000 से कर दो उसको। हाँ, तो 170 मतलब 170,000, 1,70,000 1,70,000 बिस्किट हो गए 1 टन में। 1 टन में। हाँ, और 500 टन करते हैं उसको, तो वही तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता तो है। इतना आपका आउटपुट था। इतना आउटपुट था। अच्छा, अब उसकी यदि मैं वैल्यू निकालता हूँ, यदि वैल्यू मैं आज के हिसाब से निकालूंगा 500 टन का, तो ये 5 करोड़ होंगे। उन दिनों के हिसाब से हो सकता है 2 करोड़ होंगे। ठीक है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तब क्या तरीका होता था डिस्ट्रीब्यूशन करने का? उस समय तो देखो मार्केट में बहुत गैप थे। गैप का मतलब ये नहीं मैं बोलूँगा कि किसी ने गैप छोड़ दिए थे, बाय डिफ़ॉल्ट ही था। उस समय इंडिया डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्री आ रही थी, पैकेज फूड स्टार्ट हो रहा था, मैं कहूँगा। नहीं तो लोग पहले पैकेज फूड यूज़ नहीं करते थे। तो उस समय तो क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर, आप डिस्ट्रिक्ट का रफली एरिया समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है। मैं समझता हूँ यदि एवरेज पॉपुलेशन निकालेंगे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट की 20 लाख की आएगी। अब 20 लाख में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, और वो माल बेच भी लेता था, उसको कॉस्टिंग भी आ जाती थी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम था। आज के दिन एक डिस्ट्रिक्ट में हम कम से कम 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 5 5 डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर रखते थे। हैं। और अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है क्या खर्चा आता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेने का? इसमें 2 चीज़ होती है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लेने का कोई फीस नहीं होती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मार्जिन मिलता है ये उसको समझना है, हाँ और उस मार्जिन से अपने खर्चे काट के कैसे प्रॉफिट कमा सकता है उसको समझना है। ठीक है। अगर मैं 100 रुपए का आपका बिस्किट है जो बिकता है, हाँ,
हाँ। ठीक है, उसमें मैं अगर पूरा ब्रेकअप करना चाहूँ तो मैं एक बार समझना चाहूँगा कि 100 रुपए का जो बिस्किट बना उसमें आपका कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, एक बार थोड़ा उस पर समझते हैं ताकि लोगों को और समझ में आएगा। इसमें देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 टायर में होता है हमारा। कोई कंपनी 2 टायर में भी काम करती है, मैं 2 लेवल में, हम करते हैं 3 लेवल में। तो पहला होता है सुपर स्टॉकिस्ट, जिसके पास 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो आज के दिन तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5-6 होने लग गए, पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही होता था। तो हमारा प्रोडक्ट पहले सुपर स्टॉकिस्ट किया जाता है बड़े ट्रक में, वहाँ से छोटे छोटे ट्रक में डिस्ट्रीब्यूटर किया जाता है, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से फिर रिटेलर में जाता है। तो ये 3 लेवल हो गए। यदि मैं मार्जिन की बात करता हूँ, बैक से आता हूँ, तो रिटेलर कम से कम 20% मार्जिन पे काम करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन फिक्स है 7% का, फिक्स है। रिटेलर का खाली फिक्स नहीं है, वो 15 से 20 में चलता है। वो अपनी मर्जी से उस पे 2 रुपए डिस्काउंट दे दे बिस्किट पे, वो नहीं, उसके ऐसा ऊपर नहीं है। होता है। अच्छा, अपनी मर्जी से तो एमआरपी में बेचेगा उसको, वो एमआरपी पे ही बेचेगा। हाँ। बट होता क्या है, कभी कभी हमारी प्राइस लिस्ट में मान लो 15% का मार्जिन उसके लिए फिक्स है, हमने 5% की स्कीम दे दी उसको, तो उन दिनों में 20 हो जाएगा उसका। अच्छा, बट सेलिंग प्राइस फिक्स रहेगा, एमआरपी रहेगी। अब रहा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 7% पे फिक्स है, वो अपनी मर्जी से कम बेची नहीं कर सकता है। अब हम सुपर पे आते हैं, ये 4%, किसी किसी का 4.5% ये होते हैं। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम पे डिपेंड अच्छा। करता है। फिर एक गवर्नमेंट का वैट आता है, जो जीएसटी अब आ गया। तो ये सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। यदि आप नंबर मिला लें 20, 7, 27, 5 लेते हैं, 4 ले लेते हैं, मान लीजिए 31, और गवर्नमेंट के टैक्स जो आज के दिन है 5% है, तो 36 हो गया। 64 आपका हो गया। हाँ, तो ऊपर से समझ लो हम माइनस करते हैं तो 34 आ जाता है, और 64 बाकी कंपनी का हो गया। और इस 64 में अगर मैं ब्रेकअप करूं, आपका एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, जो कि एक कॉग्स हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी प्लांट की तो फिक्स होगी, फिर कॉस्ट वेरिएबल भी होगी। तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 64 में, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मैं बता देता हूँ क्या क्या कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। मैंने अपने टर्मिनोलॉजी पे, पहला तो आरएमसी कॉस्ट होता है। आरएमसी, हाँ, रॉ मटेरियल, अच्छा, कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल दोनों मिला के होता है। फिर एक आता है कन्वर्सन कॉस्ट, जिसमें हमारे कन्वर्सन के जितने खर्चे सब आ जाते हैं, मतलब पावर, फ्यूल, लेबर, फैक्ट्री के डिप्रिसिएशन, उसके रिपेयर मेंटेनेंस, उसको हम कन्वर्सन कॉस्ट बोलते हैं। दोनों मिला के जो आता है इसको हम कॉक्स बोल सकते हो। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाई लॉजिस्टिक खर्चा आता है, जो मैं सुपर स्टॉक को माल भेजूंगा उसका मेरा खर्चा आता है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोल लीजिए। इसमें यदि हम कोई स्कीम देते हैं, जो मैंने 5 से 6% उसकी पकड़ रही, उसके अलावा भी बहुत बार कि हम कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े रूप में, या कुछ XYZ कर रहे हैं, वो भी खर्चा उसमें सम्मिलित होता है। तो ये खर्चे सारे मिलाते हैं। यदि मैं 64 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो हो सकता है मुझे 2 से 2.5 रुपये बचेंगे इसमें। अच्छा, हाँ, पूरे बिस्किट में? पूरे बिस्किट 100 रुपये का अगर बिस्किट बिक रहा है तो आपका मार्जिन है 2 से 2.5 रुपये? नहीं, 5% आएगा। 5% 60 रुपीज़ के ऊपर मैं निकालता हूँ तो 3-4% आ जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब आप परसेंट, सॉरी मैंने गलत बताया, 100 पे निकालोगे तो 5%, 60 पे निकालोगे तो परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। समझ गया। तो हम 100 के हिसाब से अपना प्लानिंग करते हैं। हाँ, 100 के हिसाब से आपका ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है वो है 5%, क्योंकि हमने कन्वर्जन कॉस्ट में सब कुछ पकड़ लिया। तो नेट प्रॉफिट आप 5% पे खेल रहे हो पूरे वॉल्यूम पे। उस पे आप जो भी स्केल अचीव करो वो करो। ठीक है, तो ये नॉर्म्स है। भगवान कभी कभी ज्यादा भी दे देते हैं, और कभी कभी काट भी लेता है। समझ गया। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा वेरिएबल चीज क्या होती है जो आपका मार्जिन डायरेक्ट इफेक्ट करती है? रॉ मटेरियल की प्राइस। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल सारे कमोडिटी बेस है। हाँ, फ्लावर है, शुगर है, ऑयल है, तो इसके रेट रोज चेंज होते हैं, बट हमारी एमआरपी रोज चेंज नहीं हो सकती है। और इसका रेट किस हिसाब से चेंज होते हैं? कमोडिटी में आज मान लो आपको व्हीट फ्लावर खरीदना है, तो आप जो परचेज में जो भी आदमी डील कर रहा है, तो मैं उस ब्रोकर से पूछूंगा क्या रेट है आज का, तो बोलेगा सर आज का ये रेट है। वो डिसाइड मार्केट फोर्सेस से होते हैं, क्योंकि व्हीट फ्लावर खरीदने वाला केवल मैं अकेला नहीं हूँ। ये केवल बिस्कुट इंडस्ट्री नहीं खरीद रही है, दुनिया भर के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खरीद रहे हैं, घर के लिए लोग खरीद रहे हैं, प्लस फूड इंडस्ट्री में और भी आइटम जो बनते हैं वो खरीद रहे हैं। तो मार्केट फोर्सेस रेट तय करती है। अच्छा, कितनी वेरिएबिलिटी आती होगी इसमें प्राइसिंग में?
कितने % का वेरिएशन होता होगा? देखिए साल के हिसाब से तो बहुत हो जाता है। जैसे फिर भी? जैसे इसका सीजन अप्रैल से स्टार्ट होता है हाँ और अप्रैल से जून तक हाँ जो स्टार्टिंग के 3 महीने रहते हैं, जैसे मान लो मैं एक्चुअल नंबर में यदि बताऊं तो आज हो सकता है कि व्हीट फ्लावर मुझे मैं 1-2 हफ्ते का आगे पीछे हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो मान लो 29 रुपीज़ kg है, तो हो सकता है ये मुझे अप्रैल महीने में 25 में मिल जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब इतना 15-20% का इतना वेरिएशन फर्क होता है हाँ, साल भर में, साल भर में। हाँ, बट इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, और यही डायरेक्टली फिर आपका इफेक्ट करता है आपके मार्जिन हाँ, को? ये 15-20% बहुत बड़ा अमाउंट है, हाँ, क्योंकि स्केल पे तो बहुत बड़ा हो जाता है ना ये। क्योंकि बिस्किट में व्हीट फ्लावर सबसे ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो ये 15-20% यदि शुगर में हो तो हमें इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा, ऑयल में हो तो उतना कम इम्पेक्ट करेगा, बट व्हीट फ्लावर में ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। समझ गया। अब अगर मैं आपका बिजनेस में ये समझना चाहूँ कि आपके बिजनेस का बॉटलनेक क्या है पूरे बिजनेस में? क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना ही बॉटलनेक है, या डिमांड क्रिएट करना भी एक बॉटलनेक है, या डिस्ट्रीब्यूशन करना बॉटलनेक है आज की डेट में? देखिए आज के रेट में तो सेल इज़ द बॉटलनेक, माल बेचना एक बॉटलनेक है। और माल बेचने का ये जो बॉटलनेक है उसके लिए आप काउंटर में क्या करते हो? ये माल बेचने का मेन बॉटलनेक कंपटीशन है। हाँ ठीक है, अब कंपटीशन के काउंटर में जितने सारे अस्त्र शस्त्र यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि अब जैसे मार्केटिंग पे बजट बढ़ाना। हाँ मार्केटिंग का मतलब ये नहीं खाली ऐड करना होता है, समझ लो। मार्केटिंग में कस्टमर की स्कीम्स हो सकती है, कस्टमर को एंगेजमेंट हो सकता है, प्लस डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया आ गया। और इसके अलावा जो समय समय पे इवेंट जो हमें करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वो सारे करने पड़ते मार्केटिंग में कितना % आपका खर्चा जाता होगा साल भर में? हैं। मार्केटिंग 100 रुपए के में जो हिसाब से हमारी अगर देखें। फूड लाइन है, मतलब बिस्किट लाइन की बात करता हूँ, हम यदि लीडर कंपनी को भी देख लेते हैं 2 से 3% होता 2 से 3%? अच्छा, और यही स्टैंडर्ड है है बिस्किट का। बिस्किट यदि की आप इंडस्ट्री में? FMCG में फूड नॉन फूड वाले को पकड़ेंगे वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा, बट बिस्किट कैटेगरी में 2% मार्केटिंग 2 स्पेंड से 3% होता है। अच्छा, सफिशिएंट है वैसे। ओके। अब इस 2 से 3% में जो आप स्पेंडिंग करते हैं, इसमें आपने मुझे बताया कि एक तो आप इवेंट्स करते हैं, ठीक है, दूसरा आप टीवी पे एड्स भी रन करते हैं। आई थिंक एक टाइम पे तो अक्षय कुमार भी आपके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, है ना? टीवी पे एड्स हो गई, रेडियो पे एड्स हो गई, फिर आप जगह जगह पे रेडियो आजकल कम चलता है, टीवी और न्यूज़पेपर ज़्यादा चलते हैं। टीवी और न्यूज़पेपर ज़्यादा वो करते ज़्यादा हैं। चलते हैं। कौन कौन से चैनल हैं जो अभी आप जिस पे मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे एक बार बता सकते हैं? अभी आज टीवी की में डेट में अभी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, टीवी नहीं कर रहे अभी पेपर ही यूज़ कर रहे हैं पिछले साल भर से। और टीवी जब करते थे क्या खर्चा आता था टीवी ऐड रन करने का? देखिए वो तो अनलिमिटेड है, हाँ। आप जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हैं, आपको बजट बनाना पड़ता है। आप यदि चैनल पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो न्यूज़ चैनल, कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट चैनल। तो न्यूज़ चैनल का यदि आपका प्लान है तो उसका बजट कम आएगा, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा बजट आएगा, क्योंकि वो मास को अपील करेगा, मास को करेगा, रेट्स वहाँ उस तरह के हैं। वहाँ एंड कस्टमर के लिए कर रहे हैं। हाँ, न्यूज़ चैनल पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर समझ गया। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को भी कर रहे हैं, ताकि जब डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल बेचने रिटेलर के पास जाएगा तो रिटेलर के रिकॉल में रहेगा कि हाँ मैंने ऐड देखा था आपका। और बंद क्यों किया फिर टीवी पे ऐड करना? नहीं, टीवी के ऐड 12 महीना तो नहीं चलते हैं, ये समझ लो प्रोजेक्ट के हिसाब से चलते हैं। हमें लग रहा है कि अभी 3 महीने के लिए करना तो 3 महीने के लिए कर लिया हमने। कैसे डिसाइड होता है कब चलाना चाहिए कब नहीं, क्या इफेक्ट करता है? क्योंकि इसमें डिसाइड के लिए तो साल का कैलेंडर जो बनता है वो डिसाइड करता है। अच्छा, कि मान लो मुझे 100 रुपया खर्च करना है तो कैसे करना है जी, पेपर में मान लो 50 रुपये खर्च करना है, टीवी में 30 रुपीज़ खर्च करना है मेरे को। अब हमें पता 30 रुपीज़ ये 3 महीने से ज़्यादा चलेगा नहीं, हाँ, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटम है नहीं। तो फिर हमने देख लिया कि ठीक है जी ऑफ सीजन में चला देते हैं इसको। अच्छा, तो ज़्यादा लंबा चलेगा। हाँ, सीजन में पेपर ऐड ले लिया हमने। तो इस तरह से मिसमैच करना पड़ता है, और कैलेंडर के हिसाब से सारा डिसाइड होता है। जो रेगुलर चलता है वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो 12 महीने चलेगा, 365 दिन चलेगा समझ लो। बाकी डिजिटल मार्केटिंग सारे साल चलती है? वो चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या कंसिडर करते हो आप? क्या कंसीडर मतलब क्या क्या चीज़ दिखाते हैं? क्या क्या चीज़ें के थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो? इसमें तो देखिए जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फेसबुक हो गया, हाँ, यूट्यूब हो गए, आजकल चलता है इंस्टाग्राम, राइट। तो इन सब पे ज़्यादा चलता है। अच्छा, जब फिर आपने कोई रील बना ली, रील बना के यूट्यूब में डाल दी, और रील फेस्टिवल वाली होती है जनरली, प्रोडक्ट ऐड की नहीं होती है, उसमें इमोशंस ज़्यादा होते हैं, तो वैसे बना के डाल देते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ होती है।
लिंक्डइन भी होता है, लिंक्डइन मार्केटिंग भी होती है, अच्छा, ईमेल मार्केटिंग भी हो जाती है। मुझे एक बार ये समझना है कि आज से 5 साल पहले, ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ बट 5 साल पहले जाता हूँ, जो जो मार्केटिंग चैनल्स आपके लिए काम करते थे, हम्म, क्या उनमें से कोई ऐसे मार्केटिंग चैनल अब हैं आज की डेट में जो उतने इफेक्टिव नहीं रहे, और क्यों नहीं रहे? 5 साल छोटा पीरियड, यदि आप 10 साल की बात 10 करेंगे की ज़्यादा बात अच्छा करते हैं, रहेगा। हाँ ठीक है। 10 साल पहले कौन कौन से मार्केटिंग चैनल थे जो उस टाइम पे आपको लगता था हम्म, कि इससे बढ़िया मार्केटिंग का तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में वो आपको लगता है कि इससे घटिया मार्केटिंग करने ये का तरीका नहीं? इफेक्टिवनेस कम है बोल हाँ, सकते हैं। इफेक्टिवनेस कम है। देखिए, जो आउटडोर मीडिया होती है जिसमें हाँ, हम पहले बस यूज़ करते थे, अच्छा, जो सिटी बस चलती है, तो अब यूज़ नहीं करते। अब यूज नहीं करते। हाँ, 10 साल पहले हम यूज़ करते थे। 10 साल पहले सेल होती थी उससे? हाँ, उससे फ़ायदा भी होता था हमें। और कैसे मेजर करते थे 10 साल पहले कि ये बस की वजह से आया बंदा? देखिए, मेजर डायरेक्ट तो नहीं होता है। मेजर जब हम अपने कस्टमर से मिलते हैं या अपनी टीम से मिलते हैं, जो सेल्स टीम माल बेचने में सपोर्ट करती है, उनकी फीडबैक से ही हम मेजर कर पाते थे। अच्छा, यहाँ बस का ठीक है, आपका अच्छा है, लोग देखते हैं करके। डायरेक्ट मेजर करना बहुत मुश्किल है कि इसके कारण मेरे को सेल आई मेरी इसमें। अच्छा, उन दिनों न्यूज़ चैनल बहुत चलते थे, अब थोड़ा न्यूज़ चैनल डाइल्यूट हो गए हैं। डाइल्यूट का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल की क्वालिटी ख़राब हो गई है। इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल हो गए, समझ में नहीं आता कहाँ डालें उसको। पहले तो 3 या 4 ही लिमिटेड होते थे, तो यदि हमने 4 में डाल दिया तो लोग देखेंगे देखेंगे। अच्छा, अब बहुत बार फॉल्स भी हो जाता है हमारा, हम दिखा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, हाँ, कोई क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत नहीं ज़्यादा दे रहा। हो गए। बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, तो देखने वाला कितने न्यूज़ चैनल को देखेगा। सही बात है, और अब अटेंशन स्पैन भी वो हो गया है ना, वो भी हो गया। फटाफट से लोग स्विच करते हैं, और इस फिर पे अच्छी आजकल न्यूज़ नहीं आ रही, अगले पे चलो। वो भी हो गया, अब फ़ोन पे न्यूज़ आने लग गई। करेक्ट। तो कई लोग तो न्यूज़ चैनल देखते ही नहीं है। हाँ, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। अच्छा, न्यूज़ चैनल टाटा स्काई में आता है, ओटीटी में नहीं आता है, जो मुझे पता है। क्या हाँ, पता आता करेक्ट होगा, करेक्ट, पता नहीं। हाँ, अब टाटा स्काई केवल एक घर में एक टीवी में लगा हुआ है, वो कभी तो खराब ही रहता है, क्योंकि रेगुलर कोई देखता नहीं उसको। जिस समय न्यूज़ के लिए मैं चालू करता हूँ तो मालूम पड़े खराब पड़ा हुआ है। हाँ, तब बच्चों ने बताया कि ओटीटी में भी आप न्यूज़ देख सकते हो लाइव, क्योंकि पहले ओटीटी में मैंने देखा था रिकॉर्डेड ही दिखाते थे वो, हाँ, बट अब लाइव भी दिखता है। तब ओटीटी में कभी देख लेता हूँ एक दो न्यूज़, मुझे पता है कि 9 से 10 बजे का स्लॉट मुझे अच्छा लगता है और इस चैनल का, बस वो देख के बंद कर देता हूँ। बाकी न्यूज़ यूट्यूब में मिल जाती है, यूट्यूब चला लेते हैं। मान लो आप बाथरूम में हो, आप कहीं बैठे हो, खाली हो, यूट्यूब चला लिया, उसमें न्यूज़ अपने आप ही दिख जाती है आपको। जो न्यूज़ अच्छी लग रही है बटन दबा दो उसको। और इस टाइम पे आपके जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, सबसे इफेक्टिव कौन सा मार्केटिंग चैनल है उसमें? अब तो धीरे धीरे डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया। और उसको मेजर कैसे करते हो? डायरेक्ट सेल से? उसमें नहीं, उसके सेल का मेजर नहीं होगा, उसमें आई बॉल का मेजर होगा, अच्छा, कितने लोगों ने इम्प्रेशंस एंड व्यूज। इम्प्रेशन। बट डोंट यू थिंक कि वो मेजर गलत है? आई बॉल्स से हम सेल को कैसे मेजर करते हैं? वो मुश्किल है, बस अवेयरनेस को मेजर कर रहे हो आप? अवेयरनेस को कर सकते हैं, सेल को तो नहीं कर सकते। मान लो आपने कोई ऐड मैं चलाई। समझता हूँ कि किसी भी एफएमसीजी में हाँ, सेल को मेजर करना ऐड के थ्रू नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, मैंने मेरी जानकारी में नहीं है, हो भी सकता हो तो। हाँ, नहीं नहीं सर, आपकी जानकारी में नहीं है तो मतलब नहीं होता होगा, आप तो इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो। नहीं, वो सही बात है। हाँ, फिर भी कुछ नए टूल्स आ जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, बट हमने एक चीज कभी आप में बड़ी अच्छी है, आप कुछ भी आंसर देने से पहले ये जरूर बोलते हो कि यार मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब अभी कितना रेवेन्यू है अनमोल इंडस्ट्रीज का? अभी हमने मार्च में 2000 करोड़ किया। तो 2000 करोड़ का रेवेन्यू करने के बावजूद भी एक इंसान है जो बोल रहा है कि मेरी जानकारी में नहीं है। ये मानना, ये एक्सेप्ट करना शो करता है कि आप कितने ह्यूमिलिटी के साथ जीते हो। वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब यूर अ लर्नर ऑफ लाइफ इन माय ओपिनियन। क्योंकि आपको ये अभी भी लगता है कि 2000 करोड़ करने के बावजूद भी हो सकता है मुझे ना पता हो बहुत सारी चीजें, एंड वो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से ये फायदा होता है, हाँ, समाज में, बिजनेस में। और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आदमी के अंदर। आप चाहे 2000 करोड़ कर रहे हो, चाहे 200 करोड़ कर रहे हो, ह्यूमिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं 2000 करोड़ की बात करूं तो मेरा मानना ये है उसका 2% मतलब 40 करोड़ रुपए आप मार्केटिंग में लगाते होगे। क्या ये मेरा assumption सही है? सही है, सही है ना? अब 40 करोड़ में मेजर सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगता है आपका? स्प्लिट अगर सबसे क्या ज्यादा पेपर में लगता है, सबसे ज्यादा पेपर में न्यूज लगता पेपर में। है? अच्छा, और ये न्यूज़पेपर क्या कंज्यूमर वाले न्यूज़पेपर्स होते हैं ज्यादा या इकोनॉमिक टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर वाले न्यूज़पेपर होते हैं ज्यादा? नहीं, होते तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं, हाँ, बट इकोनॉमिक टाइम्स नहीं होता है। अच्छा, जैसे मैं यदि नाम बताऊं तो जो
पूरे इंडिया में चलते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट रूरल ज़्यादा बेस है, अर्बन कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया में हो सकता है हम साल में कोई एक ऐड दे देंगे। ज़्यादा हमारा हिंदी न्यूज़ वर्नाकुलर में होता है। उड़ीसा में उड़ीसा की लैंग्वेज में जो होगा उसमें होगा, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में होगा, बाकी हिंदी लैंग्वेज में नवभारत टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान हो गए, दैनिक जागरण हो गए, इस तरह के पेपर होते हैं। ये जो 2000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, उसमें नॉर्थ का कितना सेल होगा, वेस्ट का कितना, साउथ का कितना और ईस्ट का कितना होगा? इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा ईस्ट और नॉर्थ में है। कितना परसेंट कहेंगे रफली? मैंने आप 100 में जी देखेंगे तो नॉर्थ होगा 25%, ईस्ट होगा 70%, ईस्ट 70%। अच्छा, 5% में वेस्ट और साउथ आ जाता है, दोनों मिला के। अच्छा, काफी कम है साउथ में प्रेजेंस। ईस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में ज़्यादा है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हुआ है आपका। स्टार्ट वहीं से हुआ था, और वैसे भी ईस्ट में हमारी पकड़ तो अच्छी है। हाँ, जैसे नॉर्थ में हो सकता है दूसरी किसी कंपनी की पकड़ अच्छी होगी, हमारी ईस्ट में ज़्यादा अच्छी पकड़ है। तो अगर मैं आपसे बिहेवियर की बात करूं, लोगों की सामान खरीदने की या किस तरीके की कंजम्पशन है, ईस्ट के लोग जो रहने वाले हैं, किस टाइप का उनका बिहेवियर है जो आपको समझ में आया, जिसकी वजह से आप आज भी 75% का सेल वहां से कर पा रहे हो? नॉर्थ में क्या डिफरेंस दिखा, साउथ और वेस्ट के कंज्यूमर्स का क्या डिफरेंस है? देखिए, सभी एरिया की चीज़ अलग अलग है। हाँ, यदि मैं साउथ की करता हूँ, साउथ में ब्रांडेड आइटम पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, ब्रांडेड में जिसको जानते हैं, जिसका ऐड अच्छे तरह से आता है, मतलब जो लीडर कंपनियां हैं, हाँ, वो अपना माल ज़्यादा बेच पाती है। जो नेक्स्ट लेवल की है, मिडिल साइज की है या स्मॉल साइज की है, उनके लिए साउथ में मार्केट करना बहुत मुश्किल काम। ऐसा क्यों है? आपने कभी फिगर आउट करने की कोशिश की? फिगर आउट तो देखो, मैं बहुत डीप में तो नहीं मैं कहूँगा जा पाया हूँ, हाँ, बट ये समझ जाता हूँ कि लोगों की सोच वैसी है। यहाँ पे हो सकता है जो लीडर कंपनी का माल तो फट से बिक जाएगा, हाँ। दूसरी मिडिल साइज की कंपनियों को 3-4 साल लगेगा पैर जमाने में। मैं अपना ओपिनियन दूं इस पे, मुझे क्या लगता है, जो बात सुन के शायद हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि साउथ में लिटरेसी रेट, मतलब पढ़ी लिखी होने का जो रेट है वो, प्लस एक्सपोजर टू फॉरेन कंट्रीज, वो ज्यादा है कंपेयर टू ईस्ट। हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग आप देखेंगे ना, साउथ के ज्यादातर लोग वो सिंगापुर, मलेशिया, ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत आना जाना है वहां का। ईस्ट में नहीं है उतना कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली ईस्ट में भी है, बट कंपैरिजन की बात करूं तो वहां का लिटरेसी रेट ज्यादा है, प्लस वहां का लोगों का बाहर का ट्रैवल करना, एक्सपोजर जो होता है ना एक, तो ज्यादा है। तो दे आर मोर अट्यून्ड टू ब्रांडेड थिंग्स बिकॉज दे हैव सीन ब्रांडेड थिंग्स आउटसाइड वेयर दे हैव गॉन ऑन, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू इंटरनेट अ लॉट। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी साउथ में ज्यादा है कंपेयर टू ईस्ट। तो इसकी वजह से ना वो ब्रांड का एक्सपोजर वहां ज्यादा है, तो शायद इसकी वजह से वहां ब्रांडेड चीजों का कंजम्पशन भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप राइट बोल रहे हैं, यही कारण होगा। अब उसी तरह से नॉर्थ में देख लीजिए। हाँ, तो नॉर्थ में वो चीज़ नहीं है जो साउथ में है। हाँ, यहाँ सभी कंपनी को स्पेस मिल जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रूरल और अर्बन का स्प्लिट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, अब हम ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ रूरल ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो वहाँ हो सकता है कि जो ब्रांडेड कंपनी को लोग नहीं पहचानेंगे, हाँ, जो रीजनल कंपनी है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर देते हैं उसमें। उनका एक ट्रस्ट फैक्टर उनके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये डिफरेंस रीजन वाइज अलग अलग है इसमें। तो फिर उस हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग का जो फोकस है वो बाकी एरियाज में ज्यादा करते होंगे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, क्योंकि आपको ब्रांड वहां ज्यादा बनाना है। ईस्ट में तो फिर भी आपका एक रूरल एरियाज में बिना ब्रांड के ना इतना फोकस करें तो भी बन जाएगा, और आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी बनी हुई है। फिर भी जीरो तो नहीं कर सकते। मान लीजिए हम 2% के आइटम को लेते हैं तो हो सकता है 0.5% तो ईस्ट में लगाएंगे, करेक्ट, बाकी 1.5% हम बाकी जगह कर लेंगे। हाँ, तो ब्रांड बनाने के लिए आपका ज्यादा फोकस वहां रहता है। किसी को अगर समझना हो कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है, क्या, क्योंकि ब्रांड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐड चला दो, आपके नजर में ब्रांड बनाने का सही तरीका क्या है? तो आप यदि प्रोडक्ट बना रहे हो तो ठीक है, आपको पता है पहले तो टेक्नोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि इसकी टेक्नोलॉजी सही है, जो अप टू द मार्क है। ऐसा नहीं कि मैं 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रहा हूँ। ओके। तो जब वो आपकी ठीक बन जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सही आएगा आपका। अब यदि FMCG में है आप, चाहे फूड में हो नॉन फूड में हो, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर खोजने हैं आपको। अब डिस्ट्रीब्यूटर खोजने के लिए पहले डिसाइड करना है कि मेरे को कौन कौन से स्टेट में करना है। नेचुरली जहाँ आपका प्रोडक्शन है पहले उसी स्टेट में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्शन नॉर्थ में है, बोले मैं तो साउथ में जाऊँगा जी, तेलंगाना में बेचूंगा,
तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ मिस्टेक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप ऑनलाइन बेचने में डाल सकते हो कि ऑनलाइन आपने सब जगह खोल दी, हाँ बट सबसे पहले आप उस स्टेट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाइए। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का, जैसे मैंने कहा ना, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए। कल को आपको लगता है आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि मैं उस पूरे स्टेट में 100 बना सकता हूँ या 10 भी बना सकता हूँ, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। फूड FMCG है तो फिर तो 200 बनेंगे उस स्टेट में। कोई कॉस्मेटिक है, महंगा आइटम है, आपका टिकट साइज बड़ा है, तो हो सकता है 20 ही बनेंगे उस स्टेट में। क्योंकि शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है उनकी। सेल्फ लाइफ भी, और उसके इतने कस्टमर नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि आपका टिकट साइज बड़ा है। करेक्ट। फूड होगा तो 5 रुपीज़ MRP, 10 रुपीज़ MRP मिलेगा। नॉन फूड है तो हो सकता है 200 रुपये MRP का प्रोडक्ट है आपका, तो ये डिफरेंस हो जाता है इसमें। तो मान लो मैं फूड पे ही रहता हूँ तो 200 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया आपने, अब 200 को सर्विस कैसे देंगे आप? हाँ ठीक है, मेरी फैक्ट्री से ये 100 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे है, इतना खर्चा लगेगा, मेरे को पोसा रहा है, और लॉट साइज भी पोसा रहा है मेरे को। लॉट साइज मतलब एक बार में कितना माल लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बोला कि एक बार में मेरे को ना 300 रुपये का माल भेज दो, कैसे भेजूंगा मैं? हाँ, उतना तो आपका ट्रक का कॉस्ट आ जाएगा। तो कम से कम मेरे को 50,000 चाहिए एक बार में। बिल्कुल। तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो ऐसा करता हूँ 200 नहीं बनाता हूँ, मिनिमम 50,000 का मेरे को ऑर्डर चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने ना 100 ही बन पाए हैं, तो ठीक है 100 से कम चलाऊंगा। धीरे धीरे जब 100 बड़े होंगे तब मुझे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर और भी मिल जाएंगे। तो पहला हो गया प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया आपने, लॉजिस्टिक देखा, डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब मार्केट को आप सर्विस कर रहे हैं। जब मार्केट को सर्विस करते हैं तो बहुत सारे फीडबैक डिस्ट्रीब्यूटर ही दे देता है मेरे को, प्रोडक्ट सही नहीं है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, MRP रॉन्ग है, और अंदर में एक्चुअली वजन लिखा होता है प्रोडक्ट, नहीं ये 10 रुपया में कम वजन है, इसको बढ़ाना चाहिए आपको वजन। अच्छा, तो इस तरह के सारे फीडबैक मिलते हैं ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं फीडबैक? सब कस्टमर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी दे सकते हैं, रिटेलर भी दे सकता है, या जो सेल्स टीम मार्केट में घूम रही है आपकी वो भी दे सकती है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सबसे पहली मार्केटिंग तो वही होगी मैं कहूँगा। अच्छा। अब मान लीजिए आपने वो भी सब कर लिया, अब आप चाहते कि नहीं मेरे पास तो और मार्केटिंग पे खर्च करना है, फिर तो नेचुरली ऐड आता है। अब ऐड में फिर वही प्रोडक्ट है, क्या प्रायोरिटी है आपकी? बहुत सारे प्रोडक्ट होलसेल बेस होते हैं, तो वहाँ आपको होलसेल को खुश करना पड़ता है। तो होलसेल के जो POS मटेरियल होते हैं आप उससे भी चालू कर सकते हो। मतलब डीलर बोर्ड लगा दिया, अच्छा, कार्टन के अंदर कुछ सामान डाल दिया, होलसेलर निकाल लिया अपने यूज़ के लिए। सामान बहुत छोटे छोटे होते हैं, की रिंग होते हैं, पैड होते हैं, बैग्स चलते हैं रूरल में, बड़े बड़े लोग साइकिल पे लगा के माल बेचते हैं उसको, कपड़े के बैग होते हैं बड़े सारे, वो दे दिया आपने, कुछ गिफ्ट डाल दिए। क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आपका प्रोडक्ट जो 5 या 10 रुपये का है तो होलसेल का प्रोडक्ट हो गया, और होलसेल को यदि आप खुश कर पाते हो तो आपको तो फिर बोलेंगे फ्लाइंग हो जाएगी आपकी, तो अच्छा, फिर तो माल बिकना चालू कर देगा, फिर और किसी मार्केटिंग का M पे और AR पे जाना नहीं पड़ेगा आपको। अब आपने देखा चलो होलसेलर को खुश करके मैं एक लेवल तक तो पहुंच गया, अब मेरे को तो और ग्रोथ चाहिए, तो आपको रिटेलर को खुश करना है। अब रिटेलर, होलसेलर हो सकता है 4 आइटम से खुश हो जाता है, रिटेलर को 10 आइटम चाहिए खुश होने के लिए, कि मेरे को आप एक्स्ट्रा मार्जिन क्या दे रहे हो बताओ, ये मेरे को क्या मिल रहा है, क्या आपका बिस्किट पुश करूं मैं दूसरे के कंपैरिजन दूसरे के, हाँ। क्या नया प्रोडक्ट आप दे रहे हो मेरे को बताओ। तो वो फीडबैक हमें रिटेलर से मिलेगा फिर। और रिटेलर से मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको हर रिटेलर से जाके मिलना है, बट आप कोशिश करिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, साथ में 10 या 5 रिटेलर से मिल लीजिए, आपको रफली फीडबैक मिल जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन से जो इनपुट मिलता है, ये भी एक मार्केटिंग का हमें टूल्स मिल जाता है कि हमें करना क्या है। अब आपका होलसेल भी हो गया, रिटेल भी हो गया, अब कंज्यूमर को पकड़ना है, तो फिर वो टोटली जो नई मार्केटिंग है, जो एक पूरा साइंस है मार्केटिंग का, वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें ऐड आ गए आपके, फ्री हो गया, और आजकल चल गया बोगो, बाय वन गेट वन फ्री, ये नया वर्ड आ गया। तो इस तरह की कई सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी इसमें। डिजिटल मार्केटिंग है कि लोगों के माइंड में मेरे को रहना है, या कोई एक्टिविटी है, स्कूल के सामने एक्टिविटी कर लिया आपने, कोई इवेंट चल रहा है उसमें एक्टिविटी कर ली है, फिर वो प्योरली मार्केटिंग है एकदम। और ये मार्केटिंग इवॉल्व होता रहता है समय के हिसाब से। पहले मार्केटिंग पेपर एड से थी, फिर टीवी आ गई, टीवी एड में से कन्वर्ट हो गया, अब डिजिटल है, फिर OTT हो गई, फिर डिजिटल हो गया, अब आगे देखिए क्या क्या नई चीज़ होती है। जब आपने मुझे बताया कि हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे फिर अपना इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, कोई मेजर 2-3 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स याद हैं आपको अपनी पूरी 2000 करोड़ तक की जर्नी में,
जो आपने फीडबैक के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किए हो और उससे गेम बदल गई हो? मतलब मान लीजिए आप 100 करोड़ पे थे और स्टक थे 6 महीने तक, है ना, और आपने फीडबैक लिया, फीडबैक से आपने एक चेंज ऐसा किया जिससे आप 100 से 500 पे आ गए। वो कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जो आपने फीडबैक से निकाले, उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया और फिर बड़े बने पूरी देखिए जर्नी? 100 का 500 यदि इतने बड़ी जंप की बात करते हो हाँ। तो ऐसा तो इंसिडेंस कम ही आया है, और आया होगा तो शुरुआत में आया होगा, हाँ। मतलब बिफोर 2005, अच्छा। क्योंकि उसके बाद थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया तो ऐसे इवेंट नहीं आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। बट एक चीज़ है कि हम जब कस्टमर की फीडबैक पे काम करते हैं और फीडबैक कस्टमर के पास जब भी जाओ तो कुछ मिल जाएगा, मतलब हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जब फीडबैक पे काम करेंगे तो ग्रोथ आपकी बनी रहेगी डेवलपमेंट की। और बहुत छोटे छोटे फीडबैक होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के फीडबैक हो सकते हैं कि आपका पैकेट ना छोटा दिखता है देखने में, देखो उसका कितना बड़ा दिख रहा है, भले ही सेम सेम एमआरपी का है, सेम एमआरपी और सेम वो है, वजन भी सेम वजन है। भी सेम है। हाँ, तो ये फीडबैक को जब देखते तो मालूम पड़ता है। सिर्फ परसेप्शन का चेंज है हाँ, कि परसेप्शन उसका बड़ा दिख रहा है। उसका बड़ा दिख रहा है। हाँ। और ये तो नेचुरली है, आज के दिन भी यदि हमारा 10 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट है और किसी कंपनी का 10 का है और मेरा बड़ा दिख रहा है तो मेरा पहले बिकेगा, चाहे भले कोई सी भी कंपनी हो। अच्छा। हाँ। ये मतलब एविडेंट है। हाँ, रूरल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अर्बन में फिर ब्रांडेड के हिसाब से बिकेगा। हाँ। अर्बन में हो सकता है मुझे और उनको इक्वल वेट मिलेगा, मेरा बड़ा भी दिख जाएगा तो उतना ही वेट मुझे मिलेगा, और उसका छोटा भी है तो उसको वेट ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ ब्रांड मैटर करता है। वहाँ ब्रांड मैटर कर जाता है। तो जैसे इस तरह का एग्जांपल है कि एक है कि किसी ने कहा कि आपका माल ना बहुत पुराना था हमारे पास। मैंने कहा पुराना का मतलब हमारी तो 6 महीने की सेल्फ लाइफ है। नहीं नहीं, देखो उस कंपनी का माल 4 दिन पहले बना था, वो आ गया मेरे पास। बोले इतनी फास्ट उसकी सप्लाई चेन है। अच्छा। तो बोला आपको सप्लाई चेन इम्प्रूव करनी चाहिए। तो फिर मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि कैसे इम्प्रूव करेंगे, किसी समय तो आप फलाना प्रोडक्ट 100 की क्वांटिटी में ले लेते हैं, फिर उसी को 10 कर देते हो अगले महीना, तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना माल बिकेगा। तो फिर उस साइंस को सीखा हमने, मैंने किसी अच्छे ट्रेडर से सीखा कि इस तरह के वातावरण में जहाँ अप डाउन चलता है, हाँ। मैं कैसे डिमांड को फोरकास्ट करूँ कि हाँ इतना माल मैं बेच लूँगा ताकि मैं बना के रखूँ उसको, और माल पुराना नहीं जाए कस्टमर के पास में। तो ये ना माल पुराने की फीडबैक भी आई हमारे पास, जो आपने फिर फिक्स की। हाँ। एक कंपनी मुझे अच्छी तरह ध्यान है, ये फीडबैक हमें तब मिली थी माल नए पुराने की, जब हम रिटेलर विजिट भी करते थे मार्केट में। मतलब मैंने कई बार मार्केट विजिट भी की जिसमें रिटेलर से मिलना, उनसे हाथ मिलाना, उनको थैंक यू बोलना, उनकी दुकानों में देखना क्या बिकता है, हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ दिख रही है, हमें कोने में तो नहीं डाल रखा है, प्लस दूसरी कंपनी क्या अच्छा कर रही है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या मार्केटिंग में किसी ने एक पोस्टर बना रखा है, बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर सही जगह पे लगा रखा है, हमारे पोस्टर तो पीछे ही पड़ा रहते, एकदम कोने में लगा देता है वो। तो इस तरह से बहुत सारी फीडबैक मिलती है। तो वहीं किसी कस्टमर ने बोला कि देखो जी उस कंपनी का प्रोडक्ट उठाओ, उसकी दुकान में लगवाया। तो मैंने उठाया, मैंने कहा बताइए क्या देखना है। बोला इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो। तो मैंने देखा 4 दिन पुरानी डेट थी। बोला सर आपका प्रोडक्ट उठाओ। तो मैंने अपना प्रोडक्ट उठाया तो 2 महीना पुरानी थी। तो ये समझ में आता है कि इतने फास्ट तो किया तो जा सकता है जब वो कर रही है। सही बात है। तो इस तरह के फीडबैक वहाँ जाने से मिल जाते हैं। बट कस्टमर को क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से कि 2 महीने पुराना है? देखिए वैसे तो टेक्निकली जितना फ्रेश माल होगा टेस्ट उतना अच्छा होगा, ऐसा होता पहली है। बात तो ये है। अच्छा, भले ही शेल्फ लाइफ 6 महीने की हो। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो धीरे धीरे डिग्रेड धीरे धीरे होता है। अच्छा। ऐसे अचानक नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो वो दुकानदार के पास आता है तो वो बोलता ही है कि अच्छा इतना नया माल है, लो यही वाला दे दो ना, इसका माल तो 1 महीना पुराना नहीं। जैसे ब्रेड में होता है, हम ब्रेड खरीदते हैं तो देख के लेते हैं कितने दिन की एक्सपायरी बची है। ब्रेड तो आप इसलिए देखते हो क्योंकि शॉर्ट सेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट है। बट फिर भी अगर मेरे पास 3 दिन बचे हैं वर्सेस 2 दिन बचे हैं तो मैं नेचुरल सी बात है मैं वो वाला लूंगा जिसमें 3 दिन बचे होंगे। भले मुझे पता है कि मैं आज ही आज खत्म कर दूंगा ब्रेड, बट जस्ट फॉर दी सेफ्टी मैं 3 दिन वाला खरीदूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में रहेगा यार हो सकता है ना खत्म कर पाऊं, तो सेफ्टी बैकअप हो गया ना एक। हाँ, नॉन फूड में नहीं चलता है। हाँ, फूड में चलता है। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी फीडबैक है जो, उसको मैं मार्केटिंग टूल्स तो नहीं बोलूंगा, सेल बढ़ाने के टूल्स है सारे। ओके। आपने बोला कि पैकेजिंग की परसेप्शन पे भी बहुत मैटर करता है। जैसे रूरल में अगर वो बड़ा दिख रहा है तो
लोग लेंगे। वही लोग ब्रांडेड में फर्क नहीं पड़ता, अर्बन में छोटा भी हो बड़ा भी हो तो चलता है, ब्रांड मैटर करता है। तो आपकी पैकेजिंग रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है अभी? नहीं, पैकेजिंग हमारी सेम है, हाँ, अलग अलग नहीं होती। तो आपको नहीं लगता फिर कि रूरल में पैकेजिंग बड़ी करनी चाहिए? जैसे आपने फीडबैक दिया, आपने उसको बड़ा किया पैकेजिंग को? मैंने हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पैकेजिंग को जितना मैक्सिमम बड़ा कर सके, अच्छा, वो हम करते हैं। भले ही फिर वो रूरल में जाए फिर या दोनों urban में जगह जाए? जाएगा, तो अच्छा, जगह ये नहीं कि जैसे मान लो पैकेजिंग को मैं फुला सकता हूँ तो मैंने अर्बन के लिए कम फुलाया, उसको रूरल के लिए ज्यादा फुला दिया, हाँ, ये नहीं होता। क्योंकि फिर वो सप्लाई चेन में और वेरिएशन ले आएगा, कॉम्प्लिकेशन हो practical जाएगा, भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम बार आएगी। बार आप चेंज नहीं कर सकते। समझ गया। मैंने किसी प्रोडक्ट की रेसिपी को बार बार चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं कस्टमर हूँ, मैं दुकान पे गया, रिटेल शॉप पे गया, अब मेरे सामने 3-4 बिस्किट्स के ऑप्शन है, मुझे ये तो पता है कि मेरे को बिस्किट खरीदना है। एक केस तो ये हो गया जहां मुझे पता है कि मेरे को बिस्किट खरीदना है, बट ये नहीं पता कि कौन सा खरीदना है। तो मैं जाता हूँ, भैया बिस्किट देना, वो देखता हूँ, वो बताता है यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाउ एज अ ब्रांड अनमोल ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर हमारे पे अट्रैक्टेड हो, ये कैसे किया जाता है? उसमें आप कुछ सोचते हो कि यार मैं अट्रैक्ट कर पाऊँ कस्टमर को पैकेजिंग से, या पैकेजिंग पे क्या लिखा है उससे, या प्राइसिंग से? क्योंकि मोस्टली मुझे पता है कि बिस्किट्स के प्राइस अगर हैं तो ज्यादातर सेम ही होते हैं, 10 रुपए ही है तो सबके 10 ही होंगे, सबके 10 ही है। बट आपका ही बिस्किट वो ले, इसको इंश्योर करने के लिए आपने क्या किया? इसमें देखिए 3-4 फैक्टर काम आते हैं। एक तो बड़ा देखना, हाँ, यदि 3 प्रोडक्ट 3 कंपनियों का माल है और सेम ग्रामेज है और मेरा बड़ा दिख रहा है तो कस्टमर मेरा माल उठा लेगा। बट ये चीज तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, बड़ा दिखाने का। आपका आंसर सही है, बट हाँ। लोग नहीं करते हैं। नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब उनके कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं उनके, क्योंकि उनको पूरी सप्लाई या चेन करनी पड़ेगी उनका चेंज। प्रोडक्ट अर्बन बेस्ड ज़्यादा होगा तो उनको अपने स्टैंडर्ड से मतलब है, मार्केट में कौन क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है, ऐसा भी हो जाता होता है। अच्छा, ठीक है, एक पैकेजिंग को एक तो ये बड़ा हो कर गया, दिया। बड़ा दिखाएंगे तो आपका हो गया। और यदि आपका प्रोडक्ट कोई बहुत फास्ट मूविंग चल रहा है तो उस केस में वो प्रोडक्ट को उठा लेगा, भले ही दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट हो, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में लोग ज़्यादा नज़र है, समझ लो, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट इनका बहुत टेस्टी है। बट उसने मान लो खरीदा ही नहीं पहली बारी, आज तक नहीं खरीदा अनमोल, तो उसको थोड़ी पता है ये फास्ट तब तो नहीं मूविंग है। मालूम पड़ेगा, तब तो नहीं मालूम पड़ेगा। या तो वो दिख रहा हो ना बार बार के जा रहा है तो बात अलग है, बट जिसने आज तक नहीं खरीदा उसको फास्ट मूविंग का क्या ही पता। अच्छा, एक और टूल्स काम में आता है कि यदि वहाँ उस शॉप में जहाँ खरीद रहा है वहाँ पोस्टर मेरा लगा हुआ, बाकी का नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है बोलेगा चाहिए वाला प्रोडक्ट दे दो इनका। तो पॉइंट ऑफ सेल पे क्या आप पुश कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और अल्टीमेटली तो जो टेक्निकल वर्ड होता है टोमर, हाँ, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, वो काम आता है। उसके लिए फिर आपका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे हैं वो सब चलते रहते हैं। ये 3-4 चीजों के हाँ। थ्रू आप इंश्योर करते हो। हाँ। ओके, गॉट इट। किसी को भी बाकी देखिए जो बिजनेस एफएमसीजी सेगमेंट में जो बिजनेस का ग्रोथ या उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहती है सारी। आई एम श्योर आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होंगे जो निकाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने हटा दिए होंगे किसी ना किसी रीजन से। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा परफॉर्म कर लेगा बट वो नहीं कर पाता। दोनों ही कैसे, देखो हमने भी हटाया और कहीं छोड़ के भी चले जाते हैं। हाँ, बहुत अदर केसेस। यदि उनको वारा नहीं खाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे। करेक्ट। एक किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी हो अनमोल के साथ, मिनिमम कितना उसको पैसा, मान लीजिए कोई 20 साल का इंसान आज इसको वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि यार मुझे एक बिस्किट की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करनी है, या फॉर दैट मैटर फूड कैटेगरी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करनी है, कितना खर्चा आता होगा एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने में? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन यदि केवल एक प्रोडक्ट पे बनेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं आएगा, पहली बात तो। अच्छा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे स्टार्ट करना चाहता है तो ठीक है स्टार्ट कर ले, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करें कि उसको प्रॉफिट आ जाएगा जल्दी। उसको एक स्टार्ट करके बाकी और 4-5 लाने पड़ेंगे। अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट या सेम कंपनी के नहीं, अलग अलग multiple कंपनी products? के। जैसे हमारा बिस्कुट है, किसी का टूथपेस्ट लिया है उठा के, किसी का शैम्पू उठा के लिया है उसने। अच्छा, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है रिटेलर को तो उसी टूर में और प्रोडक्ट भी दे सकता हूँ उनको। राइट। केवल मेरा प्रोडक्ट लेके जाएगा, हो सकता है पूरे दिन में उसकी सेल 2000 रुपये की आएगी, लेकिन 6 या 5 प्रोडक्ट ले आएगा तो पूरे दिन में उसकी सेल 20,000 रुपये की आ जाएगी। गॉट इट। तो खर्चा डिवाइड हो गया ना उसका। हाँ, तो ये मतलब एक ही बंदे से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएगा वो। हाँ। तो अब यदि मान लो उसकी प्री कंडीशन यदि आप पूछ रहे हैं क्या होती होगी, ठीक है, उसको एक गोडाउन होना चाहिए, अपना ऑफिस का सिस्टम होना चाहिए, अकाउंट्स वगैरह, बिलिंग कौन कर रहा है नहीं हो रहा है,
प्लस उसके बाद जो भी पर्सन होना चाहिए जो माल पहुंचा के भी आएगा, पैसे भी लेके आएगा, वो व्यवस्था होनी चाहिए उसके पास में। कैपिटल कितना चाहिए और उसका? कैपिटल में क्या है कि एफएमसीजी में मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ द कंपनियों में जब वो ऑर्डर लगाता तो उसको पैसे भी भेजने पड़ते साथ में, मैंने पैसा एडवांस में जाता उसका। तो मान लो उसकी सेल 5 लाख रुपए की है सब प्रोडक्ट मिला के, तो 5 लाख का स्टॉक तो उसको घर में रखना पड़ेगा और 15 दिन का ट्रांजिट में रहेगा, मैंने पैसे भेजे हैं, कंपनी माल बना रही है, फिर डिस्पैच करेगी। तो मैं यदि इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं 5 लाख का सेल तो कम से कम 7.5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। समझ गया। 7.5 लाख रुपए से कोई डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकता है यदि उस एरिया में 5 लाख की सेल है तो। हाँ, आज दिल्ली में हो सकता है 7.5 लाख में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ करेक्ट, उसको ज़्यादा लगाना बट रूरल एरिया में फिर भी हो सकता है। हाँ, कम में भी हो सकता है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख रुपए की सेल करते हैं अच्छा, महीने में, तो उसको फिर इतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और उसका मार्जिन वही 4% बनता होगा? उसका 7% है। 7% है, बट उसमें खर्चे फिर कटेंगे। हाँ। अच्छा, वो ग्रॉस प्रॉफिट है? ग्रॉस है। 7। ग्रॉस उसके बाद फिर उसके एक्सपेंसेस वगैरह जो है जो भी उसके रेंट है समझ लीजिए, हाँ, अपना उसका ट्रांसपोर्टेशन है, समझ माल गया। पहुंचाने का खर्चा है, वो सारे कट जाते हाँ, गॉट इट। आज की डेट में अगर आप भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते होंगे, हैं। अब मार्केट में तो जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको भी इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। आप कैसे डिसाइड करते हो फिलहाल कि क्या प्रोडक्ट में गैप है? क्योंकि तब तो आपने बताया था कि जब आपने 1994 में शुरू किया तब तो आपने सोचा कुछ भी बनाओ बिक जाता है, आपकी उस टाइम पे अप्रोच ये थी। बट आज तो नहीं होगा ऐसा कि कुछ भी बनाओ बिक जाएगा, या आज भी वैसे ही है? नहीं, आज नहीं है। आज नहीं है। तो जब आप आज सोचते हो तो 10 बनाओ तो 1 बिकता है। करेक्ट, तो ये जो 10 बनाते हो आप, हाँ, क्या सोच के बनाते हो? कैसे फिगर आउट करते हो कि यार मुझे अब अगला जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या होगा? इसमें पहला सोर्स तो मीटू है। मीटू का मतलब इंडस्ट्री में कौन कौन किस किस कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। अच्छा, वहां से हमने देखा जो मेरे पास नहीं है मैं उसको बना लेता हूँ। अच्छा, पहला तो ये होता है। दूसरा मतलब अलग करने की ज्यादा कोशिश मत करो, जो पहले चल रहा कैसे है हाँ, उसी को कॉपी करो। मीटू में। दूसरा आता है किसी किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट ना एकदम फ्लाई कर जाते हैं अचानक, ये उस कंपनी ने वो नया प्रोडक्ट बनाया और एकदम जंप मार गया, तो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं फट से उसको बनाना चालू कर देते हैं। वो भी मीटू ही हो गया फिर। मीटू हो गया। बट ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी साल में या 2 साल में एक बार दिखती है, समझ लो। जैसे ये डीएस धर्मपाल, कौन सा ग्रुप है इनका? DS ग्रुप। हाँ, डीएस ग्रुप है इनकी। ये जो कौन सी टॉफी आई थी, हाँ, पल्स टॉफी, पल्स वाली है। जो एकदम से वायरल हो गई थी। हाँ, और 400 करोड़ का धंधा इसी से बन गया तो इनका। सब लोगों ने भी बनाना चालू हाँ। कर दिया, समझ लो। तो उस तरह का ये 2-3 साल में एक दिख जाता है ऐसा प्रोडक्ट। अब इसके अलावा आते हैं कि यदि इंटरनेशनल मार्केट के कोई प्रोडक्ट है जो हमें लगता है इंडिया में चल सकते हैं, वो फिर जब आप एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, चाहे हम डोमेस्टिक एग्जीबिशन की बात करें, प्रगति मैदान वाले एग्जीबिशन की, या एक्सपोर्ट के एग्जीबिशन जो बाहर होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। और एग्जीबिशन खाली बिस्किट के नहीं होते, फूड के होते हैं वो, तो उसमें बहुत सारे फूड आइटम होते हैं उसमें। तो वहाँ से आप लीड लेके आ सकते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है इंडिया में चल जाएगा, इसको बनाते हैं यहाँ पे। बट उसमें भी आपके पास ऑप्शंस तो 10 होते होंगे। हाँ, आपको कैसे पता कि इन 10 में से इस वाले के चांसेस एक के ज्यादा अच्छे हैं? वो कैसे फिगर आउट करते हो? देखिए ये एक्सपीरियंस से आता है पहली बात तो। जैसे मैं कहूँ, हम यदि 20 साल पहले की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया में मीठा माल की ज़्यादा सेल होती है। जो सॉल्टेड बिस्किट होते हैं उसकी सेल कम होती है। आज रफली आधी आधी हो गई है, सॉल्टेड हो सकता है ज़्यादा हो गए हैं, समझ लो। अच्छा, तब मैं बाहर से सैंपल उठा के लाया और मालूम पड़ा कि सारे मीठे का सैंपल है, तो हो सकता है मैं बोलूँगा नहीं मुझे बनाने की दरकार नहीं। अब देखा कि हाँ ये सॉल्टेड तो बहुत बढ़िया है, इसका साइज भी ठीक है, इस शेप का बिस्कुट किसी के पास नहीं है, इस फ्लेवर का बिस्कुट किसी के पास नहीं है, तो फिर वहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। बट फेलियर ज़्यादा है। फेलियर का मतलब मैंने कहा ना 10 बनाओगे तो एक चलेगा। अच्छा, अभी भी ऐसा होता है आपके साथ कि आप अब बहुत तो ये सारे? रेशियो है। अच्छा, पहले तो जो बनाओ बिक जाता था, फिर बीच में आया कि 2 बनाएंगे तो एक तो बिकेगा ही। हाँ, तो अब 10 बनाओ तो एक बिकता है। अच्छा, तो अभी आज की डेट में भी आप 10 बिस्किट्स या जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, हाँ, फ्लेवर भी हो सकता है, बिस्किट कुछ भी हो सकता है, हाँ, फ्लेवर अलग अलग वेरिएशन या एसक्यू बोल लूं मैं, हाँ, आप वो बनाते हो उसमें से एक ही चलता है। हाँ, एक ही चलता है। ये मतलब सक्सेस रेट हो गया हाँ, 10% का ये फिलहाल। हाँ, और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस स्टेज पे है ये सिचुएशन, हाँ, बिकॉज मार्केट ही ऐसी है। मार्केट ऐसी है। अभी मैंने ऐसा भी देखा, मैंने बहुत बार कि किसी एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका प्रोडक्ट बहुत बिका,
मान लो पल्स लॉन्च हुआ और पल्स बहुत बिक रहा है, बाकी 4 कंपनी ने पल्स लॉन्च किया, सेम प्रोडक्ट है, डेवलप भी सेम कर लिया, प्राइस भी सेम दे रहे हैं, बट वो बेच नहीं पा रही कंपनी। हाँ, ये हमारे ब्रांड साथ बन गया ना पल्स। ये हमारे साथ भी होता है हाँ, कि हम नहीं बेच पा रहे हैं और वो धड़ल्ले से बेच रहा है। बट ऐसा क्यों होता है आपको लगता है? ये कारण नहीं समझ में आया बेटा। अच्छा, बट कस्टमर से पूछने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों नहीं ले रहे जब कुछ सब कुछ सेम है? कस्टमर से थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स मिला, किसी ने बोला कि सर अब उनका चल गया तो उन्हीं का बिकता है, जो ब्रांड बन गया ना एक बार। हमें तो रेड कलर ही चाहिए। हाँ, अब हम रेड नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपी हो जाएगा। ट्रेडमार्क कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो बोला नहीं सर रेड में कर दो तो बिक जाएगा। हाँ, अब हमें नहीं पता कि रेड में करेंगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हाँ, लेकिन हम फंस तो जाएंगे ना। करेक्ट, ट्रेडमार्क बैटल और हो हाँ, जाएगा। उसमें हो जाएगा। मेरे को डायरेक्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, एकदम सेम टू सेम। ये मैं तो पिछले 8-10 सालों में काफी इंसिडेंट्स देखा मैंने ऐसा, अच्छा, कि उसका बिक रहा है, मेरा नहीं बिकता है। हाँ, सब कुछ मजे सेम की होने के बात, बावजूद, मेरा कुछ जो बिक रहा है वो जब दूसरे बनाते हैं उनका नहीं बिकता है। क्योंकि ऐसा भी उस होता है। कैटेगरी में आप लीडर हो, उस लोगों ने हमें समझ लिया लीडर, लोगों के माइंड में आ गया ना लोगों कि के माइंड में आ गया। तो ये मेन कारण होता है। हम्म, और कलर भी एक रोल प्ले करता है। जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है और मैंने बेवकूफ़ी के कारण कलर चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट पिट जाएगा। कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है, अच्छा, कलर चेंज हो गया तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, बोला नहीं नहीं ये तो डुप्लीकेट माल है लगता अच्छा, भले सेम पैकेजिंग में था, है। हाँ, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम है। फिर भी शक जाता है कि डुप्लीकेट माल है। हाँ, तो कलर का रोल काफ़ी है इसमें। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मुझे एक बात बताइए कि आपका ओवरऑल मार्केट शेयर कितना होगा अभी बिस्किट कैटेगरी में? देखिए हम लोग इंडिया में सब जगह प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम इंडिया के नंबर से यदि कंपेयर करते हैं तो हम 4% पे होंगे। अच्छा, जो सबसे बड़ा जो भी प्लेयर है उसका मार्केट शेयर कितना है? 33 में 2 प्लेयर है और उसके बाद थर्ड नंबर का प्लेयर करीब 15% पे होगा। आप फिर फोर्थ पे हो? 4-5 में 2-3 लोग हैं। अच्छा, अच्छा। और अगर आपको टॉप पे जाना है, टॉप मार्केट शेयर लीडर पे जाना है, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है वहां तक पहुंचने में? देखिए 5% वाला 33 की अभी सोच नहीं सकता है, पहली बात तो ये है। आप ये बोल सकते हैं कि 5 का 10 कैसे करोगे, ठीक है, वो तो फिर भी एक जर्नी दिखाई पड़ रही, समझ में आ सकती है। इसमें कंपटीशन है, चैलेंजेस तो है, ठीक है। हम कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा लें, ये जरूरी नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी पास ही हो जाएगी, फेल भी हो सकती है, या हम 4 से हो सकता है 7 पे ही पहुंच पाए, 10 पे नहीं पहुंच पाए। इसमें मसाले तो वही है, नया नया प्रोडक्ट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग करो, सप्लाई चेन सही रखो, स्मूथ रखो, टीम एनर्जेटिक हो, अच्छी टीम हो, ये सारे मसाले डालेंगे सक्सेस मिल जाएगी आपको। बट ये नहीं हो सकता कि एक साल में आप 4 से 8 पहुंच गए, जर्नी है आपकी समझ। तो लेकिन वो क्या है, जर्नी क्या है, क्या स्टेप्स हैं, क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे 4 से आप 8 जा सकते हैं? देखिए स्टेप मैंने कहा ना कि मसाले जो है वो तो फिक्स है आपके, नया प्रोडक्ट एक मसाला, टीम एनर्जेटिक होनी चाहिए, बहुत बड़ा टीम, जो माल बेचने वाली टीम है वो जब एनर्जेटिक नहीं होती तो हमारी गाड़ी रुक जाती है, भले आपके पास सारे प्रोडक्ट हो उसमें। अच्छा, फिर प्राइसिंग ठीक देना पड़ेगा, ठीक है, वो हम समझ सकते हो जाएगा, हमारा प्राइसिंग हम ठीक दे देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर बेस, जैसे मान लो मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली स्टेट की बात करता हूँ, तो यहाँ हमारे करीब 70 डिस्ट्रीब्यूटर है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 200 दुकानें करता है, तो 200 के हिसाब से 14,000 दुकानें हो गई मेरे पास में। और मैं किसी अच्छी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ तो 30,000 दुकानों पे बैठा हुआ है वो, तो मुझे 14,000 से 30,000 पे जाना पड़ेगा। सही बात है। उसको जाने के लिए मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ कुछ एरिया का गैप निकाल के करना पड़ेगा। अब यदि मान लो ये मसाला यदि मुझे पता है कि मैं 14 से 30,000 की जर्नी कर सकता हूँ, बट इसमें 2 साल लग जाएंगे हो सकता है। अच्छा, आप बोलोगे कि इसको 1 साल में कैसे कर सकते हैं, हो सकता है सॉल्यूशन होगा, बट मेरे एक्सपीरियंस से तो सॉल्यूशन नहीं है। आपको उतना समय तो देना ही पड़ेगा, उसमें पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है, क्योंकि आप जो भी स्टेप लोगे विकेट गिरेंगे आपके। या तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बनाया छोड़ के चले गया, डिस्ट्रीब्यूटर जो बनाया गलत निकल गया, नई टीम जो डाली एक्स्ट्रा टीम वो खराब निकल गई उसमें, तो ये एक जर्नी है समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं कि 4 से 8% यदि हम टोटल मार्केट शेयर की बात करेंगे तो जस्ट अपनी शील्ड को डबल करना है तो कम से कम 2.5-3 साल तो चाहिए हमें। आपने बीच में सेल्स टीम की बात की कि मुझे सेल्स टीम को मोटिवेटेड भी रखना पड़ेगा, अगर वो मोटिवेटेड नहीं रही तो हमारी सेल्स डाउन हो जाती है, नेचुरल सी बात है।
बट उनको मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हो? उसमें भी फिर कई सारे मसाले हैं। हाँ। यदि प्योरली एचआर के एंगल से बोलूँ तो आपकी एचआर पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और जो सारी चीज़ें हैं। क्या क्या अच्छे का मतलब क्या होता है? टाइम से पेमेंट मिल रहा है उनको, सैलरी, और एक कंपनी की जो फैसिलिटी है कि यूनिफॉर्म मिल रहा है, बैग मिल रहे हैं उनको, जो उनको चाहिए समझ लो। हम प्रोडक्ट ब्रोचर दे रहे हैं उनको माल बेचने में ताकि फैसिलिटी उनको सही रहे। उसमें डिजिटलाइजेशन है उनके सिस्टम में कि उनको कोई कागज़ नहीं में भरना नहीं पड़ रहा है, बस बटन दबाया और रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें होती तो नेचुरली कोई भी पर्सन अट्रैक्ट होगा कंपनी में। फिर उसके बाद यदि सैलरी किस में दे रहे हैं आप, मान लो मार्केट में सैलरी चाहिए एक्स, तो आप एक्स माइनस दे रहे हो, एक्स प्लस वन दे रहे हो, तो हो सकता है आप एक्स प्लस वन दे रहे हो। अच्छा, फिर सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव सेल्स की एरिया में सबसे ज़्यादा भागता है। सबसे ज़्यादा काम वही करता है एफएमसीजी में। तो जो हमारी एफएमसीजी में देखा जाता है कि यदि लड़के को 20% इंसेंटिव नहीं मिला तो भागेगा नहीं वो। अच्छा। तो हम वो 20% इंसेंटिव का लॉलीपॉप भी रखते हैं उसके साथ में। और वो सेल्स के ऊपर होता है? वो सेल्स के ऊपर होगा, अचीवमेंट पे होगा। हाँ। फिर ये भी देखा जाता है कि यदि मान लो दिल्ली स्टेट की बात करता हूँ, आपने 50 लोग रख रखे हैं, 50 लोगों की टीम है और 10 लोगों ने इंसेंटिव कमाए, तो आपकी इंसेंटिव पॉलिसी गलत है। अच्छा। कम से कम 60 लोगों को कमाना चाहिए, तब वो पॉलिसी सही चल रही है आपकी। और यदि 60 लोग कमा ले रहे हैं और इंसेंटिव ठीक चल रहा, तो आपकी सेल ग्रोथ आराम से आ जाएगी उसमें। मतलब एक तो हो गया इंडिविजुअल पर्सन कितने इंसेंटिव कमा पा रहे हैं, और एक है पूरी टीम में कितने लोग हैं जो इंसेंटिव कर पा रहे हैं। अगर वो नंबर कम है तो यानी आपका इंसेंटिव जो देने का तरीका है, जो कैलकुलेशन है, जो मेथड है, वो गलत है। आप उसको ठीक करो, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ गया। अब एक बात बताओ सर, सेल्स टीम का जो बंदा है उसके हाथ में रियलिटी में कितना कुछ है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो कंज्यूमर में अवेयरनेस नहीं है। अगर कंज्यूमर में अवेयरनेस ही नहीं है तो सेल्स टीम का बंदा कितना जोर लगा सकता है अपने हाथ से कि आपका सेल बढ़ जाए? क्योंकि एट द एंड ये तो रिटेलर देखेगा ना कि आपका प्रोडक्ट कितना डिस्प्ले करना है पीओएस पे, कितना सामने रखना है। क्या सेल्स टीम के हाथ में कितनी रियलिस्टिकली पावर होती है कि वो प्रोडक्ट को सच में बेच पाए? देखो, मैं अपने प्रोडक्ट के एंगल से बता सकता हूँ, किसी नए प्रोडक्ट के एंगल से नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मैं यदि अपने प्रोडक्ट के एंगल से बताऊँ, जो मेरा प्रोडक्ट 30 साल पुराना है, कहीं 25 साल पुराना होगा, 20 साल पुराना होगा, तो वहाँ सेल्स टीम के हाथ में बहुत कुछ है। अब सेल्स टीम के हाथ में क्या क्या होता है उसका तो पहले हम रोल देखते हैं क्या है। सेल्स टीम जो फ्रंट लाइन है, हम जिसको फ्रंट लाइन बोलते हैं, फ्रंट लाइन है, और उसका सुपरवाइजर, जो मेन सेल्स टीम यही होती है जो एक्चुअल मार्केट में माल बेचती है। जो फ्रंट लाइनर होता है वो दुकानों में कंपनी की पिच करता है माल बेचने की, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जाएगी रिटेलर के यहाँ पे, बट वो कंपनी का जो बंदा है वो कंपनी का बंदा है, डिस्ट्रीब्यूटर का बंदा नहीं है। तो वो यदि 40 दुकानों में जाके, क्योंकि दिन में वो 40 दुकान नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, एक नॉर्म्स बना हुआ है, वो ऑर्डर कलेक्ट करता है, ऑर्डर कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर को ला के देता है। बट देखा जाता है कि 40 दुकानों में गया वो, ऑर्डर उसको 20 दुकान के मिले, कई बार 15 के मिले, कई बार 25 के भी मिल गए। ये उसकी कारीगरी है। वो चाहे तो 40 का भी ऑर्डर ला सकता है, चाहे तो 40 के भी ला सकता है। अब कारीगरी कहाँ से आएगी? उसके अपने गट्स पावर से आएगी, अपनी नॉलेज से आएगी, या उसको कितनी ट्रेनिंग मिली हुई है, या जो उसका बॉस है, जो सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, वो कितना अच्छा से गाइड कर रहा है उसको। तो यदि 20 दुकान की जगह 40 दुकान से ऑर्डर आ गया तो सेल तो वैसे ही डबल हो गई। अच्छा, मान लो 20 दुकान से ऑर्डर आया और सेल पर कॉल, एक दुकान से कितना ऑर्डर आया, वो नॉर्म से भी कम है, तो फ़ायदा नहीं हुआ। 20 दुकान में भी ऑर्डर लेके आया, टोटल वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं बन पाया मेरा उसका। तो ये जो फंक्शन है जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये सारा सेल्स टीम के हाथ में है और उसके सुपरवाइजर के हाथ में है कि वो कितना मॉनिटर कर रहा है और कितने अच्छी तरह से उसको ट्रेन कर रखा है लड़के को। लड़का चाहे तो उस दुकानदार को, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप में फंसा रहा है, रिलेशनशिप के थ्रू बहुत अच्छा माल बेच सकता है वो। क्योंकि जिस कंपनी का माल बेच रहा है वो नई कंपनी नहीं है, वो एस्टैब्लिश्ड है, नोन है, नोन कंपनी है। तो वो नहीं होती तो फिर एक अलग आंसर होता मेरा।
हो सकता है वो आंसर मैं सही भी दे पाता कि नहीं बता पता नहीं मुझे, बट नॉन कंपनी के हिसाब से सेल्स टीम जो फ्रंट लाइन है उसके हाथ में बहुत कुछ है। और फ्रंट लाइन ही हमें ऐसी ऐसी फीडबैक दे सकता है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी। मैं मार्केट विजिट किया तो मैं कई सारी फीडबैक लेके आया, तो वो सारी फीडबैक फ्रंट लाइन ही दे सकता है। सर माल पुराना आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना है, ठिकाना है, सर ये प्रोडक्ट निकाल दीजिए नया। मतलब हमारे R&D भी वही कर देगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी वही कर सकता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हाँ, वो बताता रहे। तो उनके पास बहुत कुछ है। अब ठीक है, हर आदमी सुपरमैन नहीं हो सकता है, और या मेरे नंबर यदि 100 लोगों की टीम है तो 100 सुपरमैन नहीं हो सकते मेरे पास में, तो फिर मुझे हायरार्की के हिसाब से जाना पड़ता है कि फ्रंट लाइन हो गया, एक सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर के ऊपर फिर एक सीनियर आदमी मैंने रखा। हो सकता है उस सीनियर आदमी मैंने इनसाइट जानने के लिए रख रखा है, माल बेचने के लिए नहीं रख रखा, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए रख रखा है। तो फिर वो आदमी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है सेल बढ़ाने में। और नीचे वाले अपना जो रूटीन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा फीडबैक कलेक्ट करता है, अपने पास लाता हाँ, है, फिर आपको शेयर करता है। क्योंकि जो माल बेच रहा है नीचे वाला जो फ्रंट लाइन है, वो यदि माल भी बेचेगा, फीडबैक भी लाएगा, सैंपल भी उठा के लाएगा, तो थोड़ा उसके लिए ज़्यादा काम हो जाएगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। मल्टीटास्किंग जो बोला था ना आदमी की का जेंडर के हिसाब से, मेल इज नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग, वुमेन्स आर मल्टीटास्किंग, दैट्स ट्रू। तो फिर वो मल्टीटास्किंग हम सोचते तो है कर दे, बट वो कर नहीं पाता है। तभी फिर एक सीनियर रखते हैं जो उसके जो दूसरे एरिया हैं, नया प्रोडक्ट, रिलेशनशिप इंप्रूव करना, वो सब में काम करता है। एक अच्छा सेल्समैन और एक एवरेज सेल्समैन में क्या फर्क नजर आता है आपको? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके जो उनको अच्छा बनाते हैं एवरेज से? देखो, सेल्समैन को माल बेचना है रिटेलर को, हाँ, ठीक है, कंज्यूमर को बेचने वाले को सेल्समैन मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ, सेल्समैन जो रिटेलर को माल बेचता है, तो वहाँ तो सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप आती है, जो मैं समझता 50% तो वही माल बेच लेती है। बाकी 50% में उसके अदर्स स्किल्स आते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको अच्छी तरह से समझा रहा है, सर ये प्रोडक्ट आया अच्छा है, फलाना है, इतना MRP है, फलाना है। और एक आया कि कैटलॉग में दिखा दिया, अच्छा सर ये नया प्रोडक्ट आया, देख लीजिए इसको, और एक समझा के बता रहा है। बहुत सारी चीज़ होती है। अब दुकानदार के खर्चे बचाने के रास्ते, दुकानदार को कोई नुकसान से बचाने का रास्ता वो बताए दुकानदार को। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट उसके यहाँ पुराना हो चुका है, हाँ, और दुकानदार को फुर्सत नहीं देखने की वो माल पुराना है नया है, तो लड़का जब जा रहा है तो वो उसके दुकानों में सेल्फ में उठा उठा के देख रहा है, अरे सर ये ना अभी 1 महीना बचा हुआ सेल्फ लाइफ, ऐसा कर उसको सामने रख लो, माल बिक जाएगा आपका। या दुकानदार के गोडाउन में घुस गया तो वहाँ बोला कि यहाँ तो बहुत नुकसान चला रखा आपने, माल के ऊपर डाल रखा, ढंग से रखिए इसको। दुकानदार को वैल्यूएशन लगेगा उस लड़के के ऊपर में। या दुकानदार के पास बोला सर कंपनी ने एक नई चीज़ लेके आई है आपके लिए, और एक सेल्समैन वो बता ही नहीं रहा नई चीज़ क्या है, सर एक स्कीम आ गई है आपके लिए, तो दुकानदार को भी लगेगा ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा था। ये कई सारी चीज़ है। बेसिकली दुकानदार को वो मोटिवेट कर पाता है, उसको खुश रख पाता है, तो वो अच्छा सेल्समैन है। तो ऑर्डर मिल जाएंगे, ऑर्डर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस, वैल्यू क्रिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। वैल्यू क्रिएशन, रिलेशनशिप आ गई, उसके खर्चे बचाना हो गए, उसको कोई नया अपॉर्चुनिटी है एफर्ट से उसको बताना कि सर ये अपॉर्चुनिटी आई आपके लिए। समझ गया। एक और चीज़ बताइए सर, जैसे बहुत आजकल मार्केट में ट्रेंड आ गया हेल्दी ईटिंग का, है ना, तो प्रोटीन हर चीज़ में घुस रहा है। प्रोटीन बिस्किट भी लगता है आपको मार्केट है, उसकी डिमांड है? प्रोटीन बिस्किट बनते तो हैं, बिकते भी हैं, बट वॉल्यूम नहीं है। आप बनाते हो? नहीं, हम नहीं बनाते। लगता है आपको बनाने चाहिए आपको, या उसकी मार्केट हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? लाइब्रेरी में रखने के लिए तो बनाने चाहिए बट वॉल्यूम नहीं आता है। वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि बट मार्जिन हाई होगा। मार्जिन हाई तो होगा, लेकिन यदि वॉल्यूम ही नहीं तो मार्जिन क्या काम आएगा मुझे। तो आप बेसिकली वो चीज़ पिक करते हो जिसमें अच्छा वॉल्यूम हो, निश कैटेगरीज में नहीं जाते आप? नहीं, आंसर आपके क्वेश्चन का मिक्स है। हाँ, वॉल्यूम अच्छा होगा तो हर आदमी खुशी होगा जाने को। लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्पेशली बिस्किट सेगमेंट में टेस्ट ज़्यादा बिकता है, हेल्थ कम बिकता है अभी तक। आगे नई जनरेशन का पता नहीं। तो मान लो कई कंपनियां बनाती है कुछ बिस्किट्स ऐसे जिसको हो सकता है यदि आप खाने जाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा आपको, भले ही वो मिलेट की बिस्किट हो, भले ही वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है आप एक पैकेट का 2 पीस ही खा लोगे, या बड़ी मुश्किल से एक पैकेट कंज्यूम कर लोगे। फिर पूछा जाएगा दोबारा मंगाऊं क्या, बोला नहीं नहीं तू वही वाले लिया ना, बटर वाले लिया ना।
तो बिस्किट में टेस्ट ज़्यादा मिलता है। आप ऑनलाइन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अनहेल्दी बिस्किट होना चाहिए, हाँ करेक्ट, बट एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, हाँ बट इतना हेल्दी भी नहीं हो कि जिसका टेस्ट ही खराब हो टेस्ट जाए। खराब हो जाए। और अभी वो प्रोटीन में अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां तक, नहीं पहुंच पाए अभी तक प्रोटीन। समझ रहे हैं आप। क्योंकि दूसरी चीज़ देखिए, ये मैं, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, यदि आपको प्रोटीन चाहिए, अब चाहिए कि नहीं चाहिए ये डिबेटेबल इशू है। कौन प्रोटीन बेचने की बात कर रहा है ये भी डिबेटेबल इशू है। कोई ना कोई आदमी इंडक्ट कर रहा है कि प्रोटीन खाओ ताकि उसका बिजनेस बढ़े। हो सकता है आदमी को चाहिए नहीं इतनी प्रोटीन, अब उस आदमी ने इस तरह का हवा बना दिया कि सबको लगने लगा प्रोटीन चाहिए हाँ। उसको। तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यदि मुझे प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का सोर्स इज नॉट ए गुड प्रोटीन बिस्किट। जितनी रियल चीज़ है उसमें प्रोटीन का सोर्स है। ये फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ है, प्रोसेस्ड है। आप देखोगे, खाओगे, खुश हो जाओगे, बट वो आपकी बॉडी को, मुझे नहीं लगता, पर्सनल लेवल की ओपिनियन है मेरी, वो नहीं मिलेगा आपको। समझ गया। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाला काम हम नहीं करते हैं। गिमिक है एक किस्म से, गिमिक तो नहीं बोलूँगा, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, सीधे बात है। अच्छा, अगर मैं समझना चाहूँ कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, हाँ, स्प्लिट क्या है आपका सेल्स का परसेंटेज टर्म्स में? 2000 करोड़ को जो रेवेन्यू है, ऑनलाइन सेल बहुत कम है हमारी, कितना परसेंट होगा? 0.5%। अच्छा, आपको लगता है पर बढ़ाना है उसको, आपको गोल है आपका ऐसा कुछ? नहीं, ट्राई तो हम कर रहे हैं, बट मेन गोल भी नहीं है हमारा। अच्छा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है पहली बात तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि यदि उस बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो फिर हम गिमिक में आना पड़ेगा। गिमिक क्या है कि यदि 10 रुपया में मैं अपने जनरल ट्रेड में दुकानदारों के थ्रू माल बेच रहा हूँ, 10 रुपया में मैं 70 ग्राम दे रहा हूँ, तो ऑनलाइन वालों को 50 ग्राम दूंगा मैं 10 रुपये में। मार्जिन बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन में फिर आपका जो मार्जिन है ई कॉमर्स वेबसाइट्स को वो ज़्यादा है। गॉट इट। तो एक तरह से वो थोड़ा सा रॉन्ग हो, प्रोडक्ट ही अलग बनाने पड़ेंगे आपको वहाँ के लिए, या मतलब पैकेजिंग? हमें प्रॉब्लम नहीं प्रोडक्ट अलग बनाने में। हाँ, इन कंज्यूमर मुझे गाली देगा हाँ, कि वहाँ तो 70 ग्राम बिकता है, यहाँ देखो 50 ग्राम दे रहा है। सही बात है। तो गाली खानी पड़ेगी आपको। हाँ। और एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्प्लिट कितना है 2000 में? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बात भी करूँ, यदि इंडिया में जितने बिस्कुट बिक रहे हैं, एक्सपोर्ट उसका 5% ही होता है। अच्छा, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो? नहीं, फिर प्लेयर टू प्लेयर अलग हो सकता है। टोटल यदि 5% है, हो सकता है डोमेस्टिक में 100 प्लेयर होंगे, एक्सपोर्ट में 10 ही प्लेयर है। अच्छा, तो 10 प्लेयर में कोई 5% वाला भी है, कोई 30% वाला भी है, कोई 20% वाला। बट आपके केस में 2000 करोड़ में कितना परसेंट आप एक्सपोर्ट से ला रहे हो? हमारे यहाँ 3% है अभी। 3% एक्सपोर्ट से ला रहे हो? अच्छा, तो आपका मेजर फोकस अभी डोमेस्टिक ही है, एक्सपोर्ट है? नहीं, इसलिए दोनों डिवीजन अलग अलग हमने कर रखा। एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट पे फोकस करेगा, डोमेस्टिक वाला डोमेस्टिक पे करेगा। एक ही आदमी दोनों काम नहीं देख रहा है। अच्छा, क्योंकि नंबर इतना फर्क है ना, वो डोमेस्टिक वाले को एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं किसी तरह। बोले क्या 3%, मैं तो 2 दिन में बेच लूंगा 3%। सही बात है, डोमेस्टिक में ही बेच लेंगे 3%। और एक्सपोर्ट में पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट इज लाइक B2B बिजनेस, डोमेस्टिक इज लाइक B2C बिजनेस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम्स क्या है? एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम देखिए, कंट्री टू कंट्री रिक्वायरमेंट अलग है। आप सब कंट्री का रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वॉल्यूम कम है। मतलब यहाँ यदि मैंने एक प्रोडक्ट चालू किया आज प्लांट में बनाने के लिए, और वो प्लांट मेरा 24 घंटे में 50 टन माल निकालता है, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है मेरा। एक्सपोर्ट में 50 टन में 5 प्रोडक्ट बनेंगे, तो बार बार चेंज करो उसको, तो चेंज करने के कॉस्ट लगते हैं, आउटपुट मार खाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होती है। प्रोडक्ट्स अलग हैं एक्सपोर्ट के, पैकेजिंग अलग है, प्राइसिंग अलग है। मतलब पैकेजिंग अलग है, ग्रामेज अलग है, बिस्किट तो सेम है, बट प्राइसिंग भी अलग होगी। हाँ, प्राइसिंग ज़्यादा मार्जिन है, नेचुरल सी बात है। वो उसके ज़्यादा मार्जिन वाला सोचना गलत है। अच्छा, क्यों? देखिए, एक्सपोर्ट में क्योंकि कंट्री टू कंट्री अपने मैन्युफैक्चरर लोग भी बैठे हुए हैं। इंडिया का एक एडवांटेज है कि यहाँ रॉ मटेरियल सारे इंडिया के पास में है। बाकी किसी भी कंट्री में सारा रॉ मटेरियल अपने पास नहीं है, उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। तो हम जो एक्सपोर्ट में फेस करते हैं, प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका हो सकता है कि कैपेसिटी ज़्यादा हो, यूटिलाइजेशन के लिए वो एट पार में माल बेच रही है। बट हमारा ये मानना है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो एट पार में नहीं करना चाहिए आपको। हो सकता है वो सही होंगे, हम गलत भी हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो एक्सपोर्ट में ये भी चले जाता है कि बहुत बार मार्जिन हमें डोमेस्टिक के बराबर मिलता है या कम मिलता है। और एक्सपोर्ट में जो कि रिस्क ज़्यादा है,
तो यदि डोमेस्टिक के बराबर में मिलेगा तो मेरे ख्याल से कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए मार्जिन। तो रिस्क भी था इसमें, समझ माल रिजेक्ट हो गया, माल वहाँ पहुँचा उसने अनलोड नहीं किया, तो सारा पैसा तो आप ही का लगा हुआ है। गॉट इट। लास्ट एक सवाल पूछूंगा सर, हम्म। आप अपनी लाइफ में खुद इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इतने अच्छे स्केल पे हैं, बट आप ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर से एस्पायर होते हैं, उसकी स्टोरी से या उसकी, चाहे वो हो अभी या नहीं हो इस टाइम पे कंट्री में हमारे, बट ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर जिनसे आपने सीखा? देखिए 1-to-1 तो ऐसा कोई इंटरप्रेन्योर से मैंने नहीं सीखा, हाँ। बट कई लोगों की जो न्यूज़ में या मैगजीन्स में उनके बारे में लिखा होता है, तो वहाँ से देखा है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता तो है। कोई ऐसे नाम जिनसे आप बहुत फील करते हो मोटिवेटेड या एस्पायर फील करते देखिए हो? अलग अलग है, समझ लो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हो सकता है। जैसे बिस्किट्स लाइन में देखता हूँ मैं, तो जो बड़ी कंपनी में कुछ कुछ सीईओ ऐसे आते हैं जो आगे कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं अचानक। जब उनके स्टेप्स पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आती है इसमें, तो वहाँ से एक इंस्पायर होते हैं इसमें। अच्छा, कुछ बिजनेसमैन जो फैमिली बिजनेस वाले होते हैं उनकी स्टोरी ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वो उनसे काफ़ी मैच करता है। जो प्रोफेशनल वाले बिजनेस, जो प्रोफेशनल होते हैं बड़ी कंपनी वाले, वो थोड़ा कम मैच करता है हमें, क्योंकि उनके और बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं उसमें। उससे आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो। फैमिली वाले से हम ज़्यादा रिलेट कर हाँ, पाते हैं। करेक्ट। बहुत मज़ा आया सर मुझे। मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट आई थिंक आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। विल डू वन मोर राउंड सम टाइम जरूर। टू लर्न मोर अबाउट योर अदर कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए, मे बी विल डू वन मोर एपिसोड ओनली ऑन एक्सपोर्ट, सो पीपल कैन लर्न मोर अबाउट दैट। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। Yeah, thank you for calling me. Thank you. I hope you had a great time and we did justice to your time. Yeah, sure. थैंक यू। आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे मार्केटिंग पहले कैसे होती थी 10 साल में और आज की डेट में मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुई है वो समझ में आई। जैसे कि इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें दिखता भी है कि पहले जो टीवी इंपॉर्टेंट हुआ करता था ना, आज उसका मार्केटिंग का स्पेंड शिफ्ट हो गया डिजिटल में, इसलिए डिजिटल मैटर करता है आज की डेट में। अगर आप बिजनेस बना रहे हो तो डिजिटल आप नहीं स्किप कर सकते। दूसरा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आप नया बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, या लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो फॉर दैट मैटर, सिंपली ये देखो कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उठाओ और उसको 5-10% भी बेटर बना दो, सेम प्राइस पे आप जीत जाओगे। दैट इज लेसन नंबर 2 इन दिस एंटायर एपिसोड दैट आई हैव गॉट। थर्ड, कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे करके ज्यादा होता जा रहा है। इनफैक्ट कंट्री, हमारा पूरा नेशन एक्सपोर्ट को पुश कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में रेवेन्यू ज्यादा है, मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, डॉलर्स में आपकी कमाई आती है, और जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है आपका एक्सपोर्ट का मार्जिन भी बढ़ता रहेगा। दैट इज द थर्ड लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड। सो मेनी मोर लर्निंग्स ऑफ कोर्स, बट इवेंचुअली अगर आप इन लर्निंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, अपने बिजनेस पे अप्लाई करोगे, देन आई होप यू गेट टू द टॉप 1% ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। दैट वॉज माई इंटेंट ऑफ द एपिसोड, जो मैंने शुरुआत में भी बोली थी, एंड आई होप इस पूरे एपिसोड से आप ऐसा कुछ सीख के जाओगे जिससे आप टॉप 1% में आ पाओगे। आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जो भी अच्छा लगा इस एपिसोड में आपको, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड एट द एंड आपसे ये जरूर बोलूंगा, मैं चाहे अपना पॉडकास्ट करूं, चाहे मैं सोलो वीडियोस बनाऊं, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट करूं, मेरा गोल हमेशा सिर्फ यही रहेगा आपसे कि मैं आपको आपके टॉप 1% ऑफ दी माइंडसेट में लेके जा सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो आप उसके टॉप 1% में आ सको। एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूं आंसर करके, तो एक फॉर्म है जिसका मैं लिंक अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाओ, अपना क्वेश्चन भेजो मुझे, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और उसका आंसर मैं अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, पोस्ट दैट क्वेश्चन इन द फॉर्म। I'll see you in the next video. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you.